हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। मैं हूं तरनजोत सिंह, आपका आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट का टीचर। तो आपको पता ही है कि हम जो आईआईटी जैम 2023 के लिए क्षितिज बैच लेके आए थे जी, उसमें हमने मॉडर्न फिजिक्स को सबसे पहले शुरू किया था और हमारा ये सपना था कि आप बच्चों को हम आईआईटी पहुंचाएं। ठीक है जी, मॉडर्न फिजिक्स को खत्म कर दिया गया है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करवाया था। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को क्या कर लिया जी, कवर कर लिया है। आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, नाम है जी सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और ये बहुत ज्यादा क्या है जी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह क्या करना है जी, समझना है। बेसिक इसमें जो ज्योमेट्री रहती है, इसमें दिमाग थोड़ा खोल के रखना है, क्योंकि ज्योमेट्री को ऐसे नहीं समझा जा सकता। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, तो सॉलिड स्टेट बहुत ज्यादा क्या है, इजी आसान है। तो करते हैं शुरू। तो आज सॉलिड स्टेट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या रहेंगे जी, हमारे टॉपिक्स। पहले उनके बारे में क्या कर लेते हैं जी, चर्चा कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स जो हैं हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये जो सॉलिड्स हैं इनकी क्या टाइप्स हैं, इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से इनकी क्या टाइप्स हैं, इनके बॉन्ड्स के हिसाब से इनकी क्या टाइप्स हैं। फिर बात करेंगे, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन की नाम था ब्रेविस, उसके नाम पे डाले गए ब्रेवियस लैटिस। ठीक है जी, तो ब्रेवियस लैटिस के बारे में हमारी आज की डिस्कशन रहने वाली है। ठीक है जी, फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में, सिंपल, क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। सबने ही बच्चों ने ये पहले पढ़ा होता है। ठीक है जी, यही छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, बेसिक्स हैं, इन्हीं से ही हम क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं जी, अपना अच्छा रैंक ले सकते हैं। और बात करेंगे जी पैकिंग फ्रैक्शन की। यहां से जो है हमारा न्यूमेरिकल जो है बहुत ज्यादा क्या रहता है जी, इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी, पैकिंग फ्रैक्शन के क्या करेंगे जी, बहुत सारे क्वेश्चंस की क्या करेंगे जी, प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला बात टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की जी। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में हम आज पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास हमारे 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं। वो किस हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है जी, तो पहला यहां पे क्या रहने वाला है जी, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्या नाम है जी इसका, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अच्छा जी, ये साइड पे पहले वाली जो रो है बता रही है टाइप्स ऑफ सॉलिड, दूसरी बता रही है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसके वो बने हैं एक्चुअल में। थर्ड है हमारी बॉन्डिव एंड एट्रैक्टिव फोर्सेस, किसकी बॉन्डिंग कैसी है और ये क्या अट्रैक्टिव फोर्स है कि नहीं, और इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है जो इन्हें क्या कर रही है, बाइंड करके रख रही हैं। फिर चौथे वाले में क्या है जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। एग्जांपल से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब वो दे देते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड और पूछते हैं ये इसका एग्जांपल कौन होगा। ठीक है जी, पांचवें में इसका फिजिकल नेचर, ये कैसे हैं, हार्ड है, ब्रिटल है, सॉफ्ट है, इसके बारे में क्या करेंगे जी, हम चर्चा करने लगेंगे। ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो कि बहुत ज्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है सॉलिड्स में। और बात करेंगे जी मेल्टिंग पॉइंट की, इसकी बात करेंगे इन द एंड। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या करेंगे जी, डिस्कशन करेंगे। चलो जी करते हैं शुरू। तो पहला जी हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या नाम है जी इसका, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है जी, ये 3 वैरायटीज में हमको मिलता है। एक का नाम होता है जी नॉन पोलर, पोलर, और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड। क्या होता है जी, पहला क्या होता है नॉन पोलर, दूसरा क्या होता है पोलर, तीसरा क्या होता है जी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है जी, अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, ये जो नॉन पोलर, पोलर है या हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये किसका बना है जी, ये याद रखना, बना है जी मॉलिक्यूल्स का। किसका बना है जी, मॉलिक्यूल्स का ये बना होता है। ठीक है जी, किसका बना होता है जी, तीनों ही क्या है जी, मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स। पहले तो आपने याद रखना है, क्योंकि नाम है मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसलिए ये किसके बने हैं जी, मॉलिक्यूल्स के बने हैं। ठीक है जी, तीन वैरायटीज में आते हैं, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है जी, अगले वाले में बात करें तो इसकी बॉन्डिंग कैसे रहने वाली है जी, इसमें डिस्पर्जन होती है या लंडन फोर्सेस हैं, या फिर क्या है जी हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस हैं। ठीक है जी, और तीसरे में क्या है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, अब एक बात आपको बता दूं कि हम इसको क्या करते हैं जी, क्लासिफाई कर लेते हैं तीनों के लिए, अलग अलग केसेस के लिए। देखो कैसे, कि यहां पे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहने वाले हैं वो कैसी फोर्सेस शो करेंगे जी, लंडन फोर्सेस शो करेंगे जी। लंदन जाके नहीं फोर्सेस शो करेंगे वो, लंदन फोर्सेस, फोर्सेस का नाम है लंदन फोर्सेस। ठीक है जी, और हमारे जो पोलर वाले रहते हैं, पोलर वाले मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये कैसे इंटरेक्शन शो करते हैं, एक डाइपोल, दो डाइपोल, दोनों डाइपोल्स क्या करते हैं जी, इंटरैक्ट करते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस है इसका नाम।
तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस को कौन जो है शो करता है? पोलर मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियसली, है ना। ये तो क्लियर ही हो जाता है, इससे, इसके नाम से क्लियर हो जाता है, पोलर, है ना। तो ये क्या करेगा जी? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस करेगा। थर्ड बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन जो बॉन्डेड होते हैं वो क्या करते हैं जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। क्या करते हैं जी? हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करते हैं जी? शो करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमारे पास क्या रहता है? H यहां रहता है, एक H यहां रहता है, बीच में क्या होता है जी? इसके बॉन्ड होता है, ठीक है जी। तो ये क्या है जी? तीन तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स थे, नॉन पोलर, पोलर और क्या था जी? हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, पोलर वाले क्या शो करते हैं जी? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और नॉन पोलर जो है लंदन जाके लंदन फोर्सेस को क्या करते हैं जी? शो करते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं और अब क्या करेंगे जी? चर्चा करते हैं जी किसके बारे में, थोड़ा साफ कर देते हैं सो दैट आपको क्लियर रहे कि क्या आइडिया हम क्या पढ़ रहे हैं जी। ठीक है जी, चलो जी। तो नॉन पोलर के लिए वी हैव लंदन फोर्सेस, पोलर के लिए वी हैव डाइपोल एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड के लिए वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तीन तरह के क्या आ गए जी? हमारा फर्स्ट केस आ गया है, ठीक है जी। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? एग्जाम्पल्स के बारे में क्या करेंगे जी? चर्चा करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह से रहने वाले हैं कि नॉन पोलर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है जी? हमारे पास यहां पे I2, CO2, H2, CCl4 और क्या है जी? आर्गन। तो ये क्या है जी? हमारे चारों क्या है जी? ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करते हैं जी? शो करते हैं किसको? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को, ठीक है जी। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या आते हैं जी? ये चारों, ये सारे जो हैं एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है जी। बात करें पोलर मॉलिक्यूल्स में तो HCl और SO2 ये क्या है जी? हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्या है जी? हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, वो कौन शो करता है जी? H2O। H2O कौन से फॉर्म में? आइस फॉर्म में, ठीक है जी। तो आइस यहां पे लिखा है, आइस वो क्या है जी? बहुत ज्यादा क्या है जी? जरूरी है, ठीक है जी। अब बात करें कि इनका फिजिकल नेचर कैसा रहने वाला है, ये हार्ड है, सॉफ्ट है, ब्रिटल है, ये क्या है? इनके बारे में क्या करते हैं जी? चर्चा करते हैं। तो हमारे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं ये क्या रहते हैं जी? हमेशा सॉफ्ट रहते हैं। याद कर लो, क्या रहते हैं जी? हमेशा सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है जी। हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स भी क्या रहते हैं जी? सॉफ्ट रहते हैं। नॉन पोलर और पोलर दोनों क्या रहते हैं जी? सॉफ्ट रहते हैं। बट जो थर्ड वाला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, दैट इज हार्ड। वो हार्ड है नेचर में, उसका फिजिकल नेचर कैसा है जी? हार्ड, ठीक है जी। तो ये किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। किसकी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी। तो मैं आपको बता दूं कि तीनों ही क्या है? इंसुलेटर है, तीनों ही कंडक्टिंग नहीं है, ठीक है जी। तीनों ही क्या है जी? इंसुलेटर्स हैं। ये तीनों ही क्या है? इंसुलेटर्स, ठीक है जी। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। किसका होगा जी? नॉन पोलर का सबसे कम, और फिर पोलर, और फिर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड का। क्योंकि उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है, पर सबसे कम किसका रहता है जी? हमारे पास नॉन पोलर का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या रहता है जी? सबसे कम रहता है, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी हमारे नेक्स्ट तरह के सॉलिड्स। नाम है जी आयोनिक सॉलिड्स। क्या नाम है जी इनका? आयोनिक सॉलिड्स। ये किसके बने होंगे? आयोनिक सॉलिड्स नाम से क्लियर हो रहा है जी, आयंस के बने होंगे। तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहने वाले हैं जी? हमारे पास आयंस रहने वाले हैं, ठीक है जी। अब इन आयंस के अंदर कौन सी ऐसी फोर्स होती है जो इन्हें जोड़ के रखती है? तो यहाँ पे कूलम अंकल आ गए, बोले कि यार मुझे भी याद कर लो। क्या बोले वो? मुझे भी याद कर लो। तो कोलंबिक जो हमारे पास कूलम फोर्स जो होती है वो इन आयंस के बीच लगती है, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल क्या रहने वाला है जी? हमारे पास कॉमन सॉल्ट। क्या रहने वाला है जी? कॉमन सॉल्ट, घर पे खाने जाने वाला नमक। तो NaCl इसका क्या है जी? हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर कोई भूल जाए तो ZnS, जिसको जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं हम, ठीक है जी। MgOCaF2 ये क्या है जी? हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं किसके? आयोनिक सॉलिड्स के। क्या है जी? आयोनिक सॉलिड्स के।
अब बात करें इनका फिजिकल नेचर क्या है, हार्ड बट ब्रिटल। कितनी आयरॉनिक बात है, हार्ड भी बोल रहे हैं ब्रिटल भी बोल रहे हैं। ये हार्ड ब्रिटल है, हार्ड है पर इतने भी नहीं हार्ड के तोड़े नहीं जा सके, तो इसलिए क्या करते हैं, टूट सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड, इसलिए यहां लिखा हार्ड बट ब्रिटल। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे आगे हार्ड बट ब्रिटल क्या है जी, इनका फिजिकल नेचर है। क्या है जी इनका फिजिकल नेचर। बात करें कि क्या ये कंडक्टिविटी शो करते हैं, क्या इनके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो ये देखो जी, इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा जी, क्या बोल रहे हैं ये कि ये जो आयोनिक सॉलिड्स हैं इनके पास क्या है जी, एक जादू। क्या है जी, जादू। अगर ये सॉलिड स्टेट में रहें, हार्ड स्टेट में रहें, सॉलिड स्टेट में रहें, आपको पता सॉलिड में क्या होता है जी, कि जो हमारे एटम्स होते हैं बहुत ज्यादा क्या होते हैं जी, पास पास होते हैं। अगर ये सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो क्या रहते हैं जी, ये इंसुलेटर्स रहते हैं। क्या रहते हैं जी, इंसुलेटर्स रहते हैं। पर जैसे ही ये एक्वस स्टेट में आ जाएं या फिर हमारे पास मोल्टन स्टेट में आ जाएं तो ये क्या हो जाते हैं जी, कंडक्टिंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी, कंडक्टिंग। देखो, इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टिंग इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। ठीक है जी, बात करें इनके मेल्टिंग पॉइंट की तो बहुत ज्यादा क्या है जी, हाई। सीधा लिख देना, अगर वो आपको पूछें कि आयोनिक सॉलिड्स जो हैं हमारे पास, आयोनिक सॉलिड्स उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, तो आपने लिखना है हाई रहता है। ठीक है जी, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का क्या रहता है जी, कम रहता है। उसमें सबसे कम किसका रहता है जी, नॉन पोलर का, फिर पोलर का, फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड का। आयोनिक सॉलिड्स का क्या रहता है जी, हार्ड रहता है। ठीक है जी, हाई रहता है। ठीक है जी, चलो जी, अभी करो इसको फटाफट नोट, फिर बढ़ते हैं आगे और करते हैं हमारा मेटेलिक सॉलिड। फटाफट नोट कर लो इसको। चलो जी, करते हैं चर्चा शुरू। हमारे थर्ड नंबर के जो सॉलिड हैं वो क्या रहने वाले हैं जी, हमारे पास नाम है जी मेटेलिक सॉलिड्स। क्या नाम है जी इसका, मेटेलिक सॉलिड्स। अच्छा, ये मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं जी। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहने वाले हैं, पहले तो मॉलिक्यूलर के क्या थे, मॉलिक्यूल्स। आयोनिक के क्या थे, आयंस थे। तो हमारे पास ये जो मेटेलिक हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहने वाले हैं जी, देखो, पॉजिटिव आयंस क्या रहने वाला है, पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, क्या बोल रहे हैं जी, पॉजिटिव आयंस से बने होते हैं किसके, सी में डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है जी, क्या लिखा है दोबारा देखो, पॉजिटिव आयन से बने होते हैं इन द सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, ये पॉइंट बहुत ज्यादा क्या है जी, जरूरी है। पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इनमें किस तरह की क्या है जी, बॉन्डिंग है, तो नाम है जी मेटालिक। क्योंकि मेटालिक सॉलिड्स हैं तो फिर बॉन्डिंग भी कैसी रहेगी जी, लोहा ही लोहे को काटता है। तो अगर मेटालिक सॉलिड्स हैं तो बॉन्डिंग भी कैसे रहने वाली है जी, मेटालिक बॉन्डिंग ही रहने वाली है। ठीक है जी, इसकी एग्जाम्पल है जी, क्या होती है, देखो जी, मैग्नीशियम, कॉपर। ठीक है जी, हमारे पास एजी, एफई, आयरन। ठीक है जी, ये क्या है जी हमारे पास, यहाँ पे मेटालिक सॉलिड्स के क्या हैं जी, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छी तरह करना, ये बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेंगे। ठीक है, पेपर में कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो यही जो हैं एग्जाम्पल्स ही आपकी क्या करेंगे जी, मदद करेंगे। बात करें कि इनका नेचर कैसा है, ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, पर हार्ड के साथ साथ ये क्या है जी, मेलेबल हैं, और क्या है जी, डक्टाइल है। क्या है जी, मेलेबल हैं, ठीक है, पिघलाए जा सकते हैं, और क्या है जी, डक्टाइल है। ठीक है जी, अब बात करें कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्डन स्टेट, ये कंडक्टिंग तभी ही होते हैं जब ये क्या हो जी, सॉलिड स्टेट में हो, या किस में हो जी, मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट मतलब लिक्विड वाली फॉर्म में, है ना, पिघली हुई चीज। तो किस में रहते हैं जी, सॉलिड स्टेट में ये कंडक्टर रहते हैं, और किस में रहते हैं जी, हमारे पास मोल्टन स्टेट में ये क्या रहते हैं जी, कंडक्टर्स रहते हैं। ठीक है जी, अब बात करें इनके मोल्टन पॉइंट की, तो ये भी क्या होता है जी, हाई ही होता है, फेयरली हाई यहाँ पे लिखा है
ये भी क्या रहता है जी हमारे पास, हाई ही रहता है। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं और करते हैं जी हमारा लास्ट तरह का सॉलिड। बहुत ज़्यादा क्या है जी इंपॉर्टेंट, अगर एडवांस स्टडीज अगर हम करें तो ये जो सॉलिड है ये हमारी बहुत मदद करता है। नाम है जी कोवलेंट सॉलिड्स। क्या नाम है जी, कोवलेंट सॉलिड्स, या इसको हम क्या बोलते हैं जी, नेटवर्क सॉलिड्स भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका, कोवलेंट सॉलिड्स, या क्या नाम है इसका, नेटवर्क सॉलिड्स। ठीक है जी, तो अब कोवलेंट सॉलिड्स हैं, नेटवर्क सॉलिड, तो नेटवर्क में तो क्या आएगा जी, नेटवर्क ऑफ क्या है, एटम्स। तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है जी, एटम्स है। याद रखना इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, एटम से बने होते हैं जी ये यहाँ पे। तो नाम क्या है जी, कोवलेंट सॉलिड्स, तो बॉन्डिंग क्या शो करेंगे जी, कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, लोहा लोहे को काटता है, वही बात है। मेटेलिक अगर सॉलिड्स थे तो मेटेलिक बॉन्डिंग थी, आयनिक सॉलिड्स थे तो आयोनिक, है ना, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे कोवलेंट है, अगर कोवलेंट सॉलिड्स, तो बॉन्डिंग कैसे रहने वाली है जी, कोवलेंट बॉन्डिंग रहने वाली है। क्या रहने वाली है जी, यहाँ पे हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग रहने वाली है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग जो है हमारी रहने वाली है। चलो जी, अब बात करें इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो क्वार्ट्स जो है इसका क्या है जी एग्जाम्पल, क्वार्ट्स क्या है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है जी, और क्या है जी, डायमंड इसका एग्जाम्पल है। क्या है जी, क्वार्ट्स और डायमंड क्या है, इस कोवलेंट बॉन्डिंग के क्या है जी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। क्या है जी, कोवलेंट बॉन्डिंग के एग्जाम्पल्स, क्वार्ट्स और क्या है जी हमारे पास डायमंड। ठीक है जी, अब बात करें कि इनका नेचर कैसा रहता है, बात करें इनका नेचर कैसा रहता है, तो ये क्या है जी हमारे पास हार्ड, क्या नेचर रहता है जी इनका, हार्ड रहता है। ठीक है जी, अच्छा अब ये कोवलेंट बॉन्डिंग जो है, ये जो कोवलेंट मेटल्स हैं, ये क्या होते हैं जी, ये होते हैं हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ये क्या होते हैं जी, इंसुलेटर्स होते हैं। और इनका मोल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट याद रखना बहुत ज्यादा क्या होता है जी, हाई होता है। क्या होता है जी, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा क्या होता है जी, हाई होता है। ठीक है जी, और ये क्या है जी हमारे पास हमारा मेन टेबल है। ठीक है जी, जिसमें हमने क्या बताया, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स बताया। ठीक है जी, और बात करें तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़ा, जिस जो तीन तरह के हैं, नॉन पोलर, पोलर, और हमारे पास क्या है जी हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये क्या शो करते हैं, कौन शो करता है, मॉलिक्यूल शो करते हैं। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, नॉन पोलर लंडन फोर्सेस शो करते हैं, नॉन जो हमारे पोलर हैं वो क्या करते हैं, डाइपोल डाइपोल, और जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। फिर उनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात की, फिर हमें पता चला कि दोनों क्या होते हैं, सॉफ्ट, सॉफ्ट और हार्ड। क्या होते हैं जी, नॉन पोलर सॉफ्ट, पोलर सॉफ्ट, और हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होते हैं जी, हार्ड होते हैं। तीनों ही क्या है, इंसुलेटर्स, और तीनों का क्या है जी, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा क्या है जी, कम है। अगला सॉलिड जो हमने किया नाम था जी आयोनिक सॉलिड्स। क्या नाम था, आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में किससे बने होते हैं आयनिक सॉलिड्स, आयन से। आयंस की बात करें तो कूलम अंकल भागे आगे कि मेरी जो बॉन्डिंग है यहाँ लगाओ, क्योंकि लगती है उसमें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है जी, बॉन्डिंग है इनमें। इसके एग्जाम्पल की बात की थी, उसमें क्या था, नमक, कॉमन सॉल्ट क्या है जी, इसका एग्जाम्पल है आयनिक सॉलिड्स का। ये क्या रहते हैं जी, इंसुलेटर रहते हैं जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, पर जैसे ये मोल्टन और एक्वा स्टेट में आते हैं, ये क्या हो जाते हैं जी, कंडक्टर हो जाते हैं। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है जी, बहुत ज्यादा क्या है, हाई रहता है। ठीक है जी, अगले जो हमने बात की थी अगले सॉलिड की, नाम था जी मेटेलिक सॉलिड। ठीक है जी, ये क्या होते हैं जी, इसमें पॉजिटिव आयंस जो हैं लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड जो हैं इलेक्ट्रॉन्स के आसपास क्या सी में घूम रहे होते हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग से ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है जी, और मैग्नीशियम, FeCu, Ag, ये क्या है जी, इसके एग्जाम्पल हैं। हार्ड हैं ये क्या, इसका नेचर कैसा रहता है, हार्ड है, पर क्या है जी, मेलेबल, और क्या है जी, डक्टाइल। ठीक है जी, कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। ये क्या रहते हैं जी, कंडक्टर्स रहते हैं किसमें, सॉलिड स्टेट में और हमारे मोल्टन स्टेट में। और क्या है जी, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है जी, हाई रहता है। फिर हमने बात की लास्ट वाला जो हमारा था कोवलेंट, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो ये क्या रहते हैं जी हमारे, ये किससे बने होते हैं, एटम्स के, कोवलेंट बॉन्डिंग इनके अंदर होती है। इसके एग्जाम्पल हैं क्वार्ट्स और डायमंड्स। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं जी, हार्ड रहते हैं। फिजिकल जो फिजिकल नेचर है इनका वो क्या है जी, बहुत ज़्यादा क्या है, हार्ड है। ठीक है जी,
और क्या है जी इंसुलेटर रहते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है जी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। क्या रहता है जी बहुत 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 ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है समझ आया होगा। ठीक है जी, इसमें से क्वेश्चन जो है आने की पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस वो यहीं से ही बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह करना, मेल्टिंग पॉइंट को, कंडक्टिंग जो इनके कंडक्टिंग इफेक्ट्स हैं उनको, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अच्छी तरह करना, सो दैट हम क्या कर सकें एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकें अगर वहां से क्वेश्चन आ जाता है। एक काम करो, फटाफट इसको करो नोट, आगे बढ़ते हैं और करते हैं जी एटम की अरेंजमेंट के हिसाब से सॉलिड्स की टाइप्स। कर लो फटाफट नोट। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी। पहले तो एक बार बात सुनिए एक छोटी सी, कि ये जो है हमारे जो सॉलिड्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है जी इंपॉर्टेंट है। जो कोवलेंट वाले हैं सबसे ज़्यादा उन पे ध्यान देना, वो बहुत ज़्यादा क्या है जी जरूरी है। ठीक है जी, इनके एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे पास, जो क्वार्ट्स और डायमंड, और एक और था नीचे ये वाला, ये क्या है जी हमारा सी ग्रेफाइट है। जो ग्रेफाइट है वो क्या रहता है जी सॉफ्ट रहता है, और क्या है जी कंडक्टर है। क्या रहता है जी कंडक्टर। इसका भी जो क्या है मेल्टिंग पॉइंट वो क्या है जी बहुत ज़्यादा है। ये जो थे जितने भी सॉलिड्स किए थे ये हमने किए थे बॉन्डिंग के हिसाब से, है ना। अब जो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की, वो किसके हिसाब से, इनके एटॉमिक जो है अरेंजमेंट के हिसाब से उनके बारे में क्या करेंगे जी चर्चा करेंगे। तो अब करते हैं जी शुरू। तो अब दो तरह के क्या रहते हैं जी हमारे पास सॉलिड्स रहते हैं एटम एटम की अरेंजमेंट के हिसाब से। ठीक है जी, नाम है जी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। तो अभी क्या करेंगे जी डिस्टिंक्शन करेंगे दोनों के बीच, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड के बीच। ठीक है जी, तो क्या क्या पैरामीटर्स आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बीच जो है पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में क्या कर लेते हैं डिस्कशन कर लेते हैं जी यहाँ पे। तो हमारे पास सबसे पहला रहने वाला है जी हमारा शेप रहने वाली है। क्या रहने वाली है जी शेप। शेप के बारे में क्या करेंगे जी पहले चर्चा करेंगे, शेप कैसी रहती है इनकी। दूसरा इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है। तीसरा क्या है जी इसकी रिवेज प्रॉपर्टी। ठीक है जी, चौथा क्या है जी हीट, हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात करेंगे, एन आइसोट्रॉपी के बारे में बात करेंगे, और नेचर की बात करेंगे, और क्या बात करेंगे जी लास्ट में ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स हैं वो किस ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो इन 7 पैरामीटर्स को, या जिनको मैं बोल रहा हूं 6 पैरामीटर्स या 7, क्योंकि कैसा रहता है, क्योंकि हमारी कुछ चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा क्या रहती हैं जी कॉमन रहती हैं यहाँ पे क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स में। उनके बारे में क्या करेंगे जी चर्चा करेंगे, सातों पॉइंट्स को क्या करेंगे ये अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो पहला है जी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर शेप की बात करें तो डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक एंड ज्योमेट्रिकल शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से सॉलिड हैं जिनकी क्या है जी डेफिनेट और ज्योमेट्रिक शेप। डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक शेप मतलब एक शेप फिक्स्ड रहेगी उनकी, उनकी ज्योमेट्री भी क्या रहेगी जी फिक्स्ड रहेगी। ठीक है जी, अमॉर्फस सॉलिड उस हिसाब से देखा जाए तो क्या रहते हैं जी इररेगुलर शेप में रहते हैं। क्या रहते हैं जी इररेगुलर शेप में रहते हैं। कोई आपको ज्योमेट्रिकली शेप के हिसाब से अगर पूछे कि क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में क्या रहता है जी फर्क, तो बोलना वो रेगुलर है और वो क्या है जी इररेगुलर। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट था जी हमारा शेप के बारे में कि डेफिनेट क्या रहती है जी इनकी कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, और उसकी क्या रहती है जी इररेगुलर शेप। ठीक है जी, अगले पॉइंट की अगर चर्चा करें, हम अगले पॉइंट की ओर बढ़े तो हमें पता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, मेल्ट एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, मतलब बहुत ज्यादा क्या है जी ये बहुत ज्यादा शार्प टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं जी ये मेल्ट करते हैं। और अगर चर्चा करें हम अपने अमॉर्फस सॉलिड्स की, तो ये क्या है जी ग्रेजुअली सॉफ्टन सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, क्या रहते हैं जी सॉफ्टन रहते हैं, मतलब कम, मतलब क्या रहते हैं जी सॉफ्ट रहते हैं कब तक, बड़ी ज्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर तक। क्योंकि क्या रहते हैं, क्योंकि इनकी शेप क्या है जी इरेगुलर है, इसलिए क्या है ज्यादा हार्ड नहीं, ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं और करते हैं जी थर्ड क्लीवेज प्रॉपर्टी। ठीक है जी, कटिंग वाली जो प्रॉपर्टी रहती है कि कैसे काटते हैं ये चीजों को। ठीक है, व्हेन कट विद शार्प एज्ड टूल they split into two pieces and the newly generated surface are plain and smooth। क्या है जी जब भी
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम काटें, काट दें, काट दो, चाकू चलवा दो, तलवारें चला दो, जब भी हम क्या करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर काटते हैं तो हमें जो सरफेस मिलता है वो क्या रहता है जी, स्मूथ रहता है। ठीक है जी, प्लेन रहता है, स्मूथ रहता है, क्योंकि इसमें क्या है जी, रेगुलर शेप और क्या है जी, रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है जी, तो देखो व्हेन कट विद शार्प एज टूल दे स्प्लिट इनटू टू पीसेस, क्योंकि बिल्कुल काटा है तो कट जाएंगे। ठीक है जी, अब जो न्यूली जनरेटेड जो पीस रहेगा वो क्या रहता है जी, हमारा प्लेन रहता है और क्या रहता है जी, सॉफ्ट रहता है, या क्या सॉफ्ट नहीं, अगर सॉफ्ट एक सही वर्ड नहीं, स्मूथ रहता है, स्मूथ रहता है ना, स्मूथ रहेगा। ठीक है जी, चलो जी, अब बात करें यही अमॉर्फस सॉलिड्स की। व्हेन कट विद शार्प एज टूल दे कट इनटू टू पीसेस विद इरेगुलर सरफेसेस। क्या करेंगे, जब अमॉर्फस सॉलिड्स को काटते हैं तो ये कैसे बन जाते हैं जी, इरेगुलर शेप्स के बन जाते हैं, इरेगुलर सरफेस हो जाता है। इसमें क्या रहता है जी, हमारे पास ये प्लेन और स्मूथ नहीं रहता। क्या होता है जी, ये प्लेन और स्मूथ नहीं रहता जब इसको हम क्या करते हैं जी, काटते हैं। चलो ये आगे बढ़ते हैं और करते हैं चर्चा। अब बात करते हैं हीट ऑफ फ्यूजन की। तो इनकी हीट ऑफ फ्यूजन कैसे रहती है जी, दे हैव अ डेफिनेट एंड करेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। क्या है जी, इनके पास एक डेफिनेट और क्या है जी, हमारे इनके पास एक डेफिनेट और करेक्टरिस्टिक हीट ऑफ क्या है जी, फ्यूजन। पर इसके पास अमॉर्फस सॉलिड्स के पास दे डोंट हैव हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या है जी, इसके पास डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है, क्योंकि अरेंजमेंट्स क्या है, इरेगुलर, सारे एटम्स क्या है, इधर उधर बिखरे हुए हैं। ठीक है जी, तो ये क्या है जी, इसके बाद डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है, पर क्रिस्टलाइन के पास क्या है डेफिनेट जो है हमारे पास करेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। अगले पॉइंट में बात करें तो एनाइसोट्रॉपी की। एनाइसोट्रॉपी का मतलब बता दूं अगर आपको, एनाइसोट्रॉपी का मतलब है कि जहां जहां आप अगर आप नोटिस करो कि ये जो अरेंजमेंट है वो क्या रहती है जी, रेगुलर रहती है ओवर अ लार्ज डिस्टेंस पे जब जाओगे तो जो है हमारी जो शेप है वो क्या रहती है जी, रेगुलर रहती है। तो ये क्या होते हैं जी, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर रहते हैं, बट ये क्या है जी, आइसोट्रॉपिक। क्या है जी, ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है जी, अगली बात करें तो ये क्या रहते हैं जी, ट्रू सॉलिड्स इनको बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स। और अमॉर्फस को क्या बोलते हैं जी, सूडो सॉलिड्स के नाम से जाना जाता है, या सुपर कूल लिक्विड्स। तो सूडो सॉलिड की एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, बहुत ही ज्यादा फेमस एग्जांपल है, वो है जी हमारी क्या, ग्लास। ग्लास क्या है जी, एक सूडो सॉलिड, एक अमॉर्फस सॉलिड। आप बोलोगे वो तो हार्ड होता है, पर उसकी जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो क्या रहती है जी, इरेगुलर रहती है, इसलिए वो किस में आता है जी, अमॉर्फस सॉलिड्स में। ठीक है जी, अब बात करें इनके ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट की, तो क्या है जी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। क्या है जी, इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर और इनका क्या है जी, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। वही एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक की जो हमने बात की है वही उसी को क्या कर रही है जी, एक्सप्लेन कर रही है। तो ये 7 प्रॉपर्टीज हैं किसकी जी, हमारी क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स की। इनके बारे में दोबारा एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, फटाफट शॉर्ट में, फिर आगे बढ़ते हैं और करते हैं जी एक फ्रेंच मैथमेटिशियन को याद। ठीक है जी, और क्या करेंगे जी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं 3 पहले कुछ डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, सो दैट हम क्या कर सकें, अपने लेटिसेस की ओर बढ़ सकें। चलो जी, तो पहले क्या था, शेप के बारे में बात थी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पास क्या होती है जी, डेफिनेट करेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप रहती है, बट अमॉर्फस के पास क्या होता है जी, इरेगुलर शेप होती है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इन जो हमारे क्रिस्टलाइन है वो क्या है जी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट पे ही, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है उनका, मतलब शार्प बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे वो क्या करते हैं जी, मेल्ट करते हैं। बट ये क्या रहते हैं जी, अमॉर्फस ग्रेजुअली सॉफ्ट ही रहते हैं ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक भी ये सॉफ्ट ही रहते हैं, फिर बहुत ज़्यादा कर दो फिर ये क्या होते हैं जी, इनका ये मेल्ट होते हैं। ठीक है जी, अब बात करें क्लीवेज प्रॉपर्टी की, कि जब इनको काटते हैं क्रिस्टलाइन को तो जो नवा पीस हमें मिलता है, जो न्यू पीस हमें मिलता है वो कैसा रहता है जी, प्लेन रहता है और स्मूथ रहता है। बट अमॉर्फस में ये जो शेप, ये जो स्मूथनेस है ये क्या रहती है जी, इरेगुलर रहती है। ठीक है जी, और हमारी बात करें हीट ऑफ फ्यूजन की, तो डेफिनेट करेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन किसके पास है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पास है, बट अमॉर्फस सॉलिड्स के पास ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, फिर हमने बात की एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी की। एनाइसोट्रॉपी मतलब कि अगर लेमैन भाषा में, आसान भाषा में समझाना हो कि जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज तक क्या रहती है जी, रहती है। ठीक है जी, एटम्स लॉन्ग रेंज तक, डिस्टेंस तक पड़े, सिमिलर पैटर्न में पड़े रहते हैं। तो हमारे क्रिस्टलाइन जो है वो एनाइसोट्रॉपिक हैं और अमॉर्फस क्या है जी, आइसोट्रॉपिक। ठीक है जी, और बात करें अब नेचर की। नेचर क्या था जी, ट्रू सॉलिड्स क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स।
असली सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही बोला जा सकता है, अमॉर्फस सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं जी, हम सूडो सॉलिड्स बोलते हैं, जिसका एग्जांपल क्या है जी, ग्लास। और बात करें इनकी जो रेंज है वो क्या रहती है, लॉन्ग रेंज रहेगी क्रिस्टलाइन में, और हमारी अमॉर्फस में क्या रहेगी जी, शॉर्ट रेंज रहेगी। ठीक है जी, तो ये था, पहले बात की थी बॉन्डिंग के हिसाब से, अब बात की एटम्स के अरेंजमेंट के हिसाब से। तो फटाफट करो जी इसको नोट, फिर बढ़ते हैं आगे और करेंगे जी हम क्या, कुछ इंपॉर्टेंट जो है डेफिनेशंस को फटाफट लिख लो। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी कुछ इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स को याद। और जो हमारा सॉलिड स्टेट है जो शुरू हमने किया है, उसको समझने के लिए ये 3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा क्या है जी, ज़रूरी, बहुत अच्छी तरह इनको क्या करना जी, समझ लेना, दिमाग में बिठा लेना बच्चों। चलो जी करते हैं शुरू। तो सबसे पहले क्या है जी, डेफिनेशन नाम है जी लैटिस। क्या नाम है जी, लैटिस। तो लैटिस क्या रहता है जी, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट इन स्पेस। तो पीरियोडिक अरेंजमेंट किसमें जी, इमेजिनरी पॉइंट्स की इन स्पेस। तो ये क्या है जी, पीरियोडिक, देखो जी ये क्या है जी, पीरियोडिक अरेंजमेंट है इसमें, किसी स्पेस में इमेजिनरी पॉइंट्स की, तो क्या बोलते हैं जी, लैटिस। बात करें बेसिस की, तो एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम इन अ लैटिस। ठीक है जी, तो जो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स एक लैटिस में, उसको क्या बोलेंगे जी, बेसिस। तो यही लैटिस और बेसिस मिलके क्या बनाते हैं जी, क्रिस्टल, जिसकी आज हम क्या कर रहे हैं जी, चर्चा कर रहे हैं। इस जो है हमारे लेक्चर का नाम भी क्या है जी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल एक्चुअली में क्या होता है, लैटिस प्लस बेसिस दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा जी, क्रिस्टल बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये रहा जी हमारा लैटिस प्लस बेसिस इज इक्वल टू क्रिस्टल। ठीक है जी, बहुत ज्यादा क्या है जी, इंपॉर्टेंट। अब बात करें आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बहुत बार यूज करेंगे, वो नाम है जी यूनिट सेल। क्या नाम है जी इसका, यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल में, यूनिट सेल पहले क्या है जी, उसको समझ लेते हैं। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है जी, क्या रहता है जी, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है जी, विच व्हेन रिपीटेड इन द डिफरेंट डायरेक्शंस जनरेट द एंटायर लैटिस। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक ही क्या है जो क्रिस्टल लैटिस है, एक यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस में एक ऐसा सेल है जिसको अगर हम बार बार उसको उसी सेल को लगाते रहें तो क्या बन जाएगा जी, पूरा एंटायर लैटिस बन जाएगा। जिसको यहाँ पे हमने ये जो रेड कलर का हमारा जो है बॉक्स, जो क्यूब है रेड रेड कलर का, ठीक है जी, इससे जो मैंने क्या किया वो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया, ये क्या है, लैटिस। इसको ही पूरे लैटिस में हर जगह लगाते रहो तो क्या बन जाएगा जी, हमारे पास एक इंटायर लैटिस बन जाएगा, एक इंटायर क्या बन जाएगा जी, क्रिस्टल बन जाएगा। ठीक है जी, तो लैटिस प्लस बेसिस क्या बनते हैं जी, क्रिस्टल। लैटिस क्या होते हैं, ये क्या है जी, हमारे पास पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स इन स्पेस। बेसिस क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन लैटिस। ठीक है जी, और क्या रहता है जी यहाँ पे, लैटिस प्लस बेसिस क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। और यूनिट सेल क्या है जी, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्या है जी, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है जी, जिसको हम क्या करें, व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस जनरेट्स द एंटायर लैटिस। ठीक है जी, इसको जहां मर्जी लगा दो तो ठीक है, उससे क्या बनेगा जी, पूरा एंटायर क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। तो ये हैं जी वो 3 पॉइंट्स, 3 कीवर्ड पॉइंट्स, इनको बहुत आपने क्या रखना है, दिमाग में समझा के रखना है कि हाँ जी ये होता है, और क्रिस्टल ये होता है, लैटिस ये होते हैं, यूनिट सेल ये रहता है। ठीक है जी, इसी से हम क्या कर सकते हैं, अपने सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर को बहुत अच्छी तरह क्या कर सकते हैं जी, समझ सकते हैं। इसलिए इनका नाम रखा गया है जी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या नाम रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे, करते हैं शुरू हमारा अगला टॉपिक, वो है जी ब्रेवियस लैटिस। क्या नाम है जी इसका, ब्रेवियस लैटिस। अब ये ब्रेवियस कौन थे जी, ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। कौन थे जी, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन। ठीक है जी, तो उन्होंने क्या किया जी, इन लैटिसेस के बारे में हमें बताया। ठीक है जी, तो उन्हीं के जो ब्रेवियस लैटिसेस हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे जी, पढ़ेंगे। पहले जो हम केस करेंगे वो हमारा रहेगा जी 2D के लिए केस रहेगा। तो 2D के केस में वी हैव 4 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एंड देयर 4 ब्रेवियस लैटिसेस। चलो बात करते हैं। तो देखो जी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, नंबर नहीं, अभी आगे भी लिखेंगे। तो आ गया, पहला है जी SHRO। तो कहानी कुछ इस तरह की है
कि एस माने स्क्वायर, क्या नाम है जी इसका, स्क्वायर। एच माने हेक्सागोनल, क्या है जी, हेक्सागोनल। आर माने रिक्टेंगुलर, रिक्टेंगुलर। ओ मींस ओब्लिक। तो ये जो चार हैं हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इधर लिख रहा हूं और यहां लिखूंगा उनके ब्रेवियस लैटिसेस को। ठीक है जी। तो एस मतलब स्क्वायर, एच मतलब हेक्सागोनल, आर मतलब रिक्टेंगुलर, ओ मतलब ओब्लिक। अब इनके ब्रेवियस लैटिस की बात करें तो स्क्वायर का ब्रेवियस लैटिस स्क्वायर ही होता है जी, हेक्सागोनल का ब्रेवियस लैटिस हेक्सागोनल ही होता है जी। अब बात करें रेक्टेंगुलर की तो इसके दो ब्रेवियस लैटिस होते हैं जी, एक का नाम है जी प्रिमिटिव, एक का नाम है जी सेंटर्ड। क्या नाम है जी, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड। और ओ की बात करें तो ओ का क्या रहता है जी, एज इट इज। अब ये जो प्रिमिटिव और सेंटर्ड हैं, इनकी जो चर्चा है हम अभी हमारे अगले टॉपिक्स में इन्हीं के बारे में क्या करेंगे जी, डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। तो ये क्या आ गए जी, हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ गए, और ये क्या आ गए जी, उनके कोरस्पॉन्डिंग ब्रेवियस लैटिसेस। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि ये जो हैं ब्रेवियस लैटिसेस, इनकी कंडीशंस क्या हैं, क्या कंडीशंस हैं इनकी, इनकी कंडीशंस के बारे में क्या करते हैं जी, चर्चा करते हैं। चलो जी शुरू करते हैं। तो एस मतलब स्क्वायर, एच मतलब हेक्सागोनल, आर मतलब रेक्टेंगुलर, ओ मतलब ओब्लिक। ठीक है जी। चलो जी शुरू करें अब हम। और यहां पे क्या लिख रहा हूं जी मैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यहां पे मैं ब्रेवियस लैटिस लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं उसकी कंडीशंस, क्या लिख रहा हूं जी, कंडीशंस। तो ये आगे ब्रेवियस लैटिस जो कि हैं हमारे पास, पहला क्या है जी, स्क्वायर, हेक्सागोनल, रेक्टेंगुलर, और फिर क्या आता है जी हमारे पास, ऑब्लिक आता है। तो पहला जो हमारा रहेगा वो रहेगा जी स्क्वायर, क्या रहेगा जी, स्क्वायर रहेगा। स्क्वायर के केस में जो कंडीशन हमने लगानी है, यहां देखिए जी, ए इक्वल टू बी रहेगी, गामा की वैल्यू क्या रहेगी जी, 90 डिग्री। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दो साइड्स जो हैं इसकी बराबर रहती हैं स्क्वायर की, उनके बीच का एंगल क्या रहता है जी, 90 डिग्री रहता है। ठीक है जी। तो ये है जी हमारी पहली कंडीशन। बात करें दूसरी कंडीशन की, तो दूसरा हमारे पास कौन था जी, हेक्सागोनल। क्या था जी, हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में भी हमने क्या करना है जी, साइड्स को क्या कर देना जी, इक्वल कर देना है। तो ए इक्वल टू बी रहेगा इसमें भी, बट गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 120 डिग्री। क्या हो जाएगी जी, 120 डिग्री हो जाएगी। थर्ड जो है हमारे पास, थर्ड कंडीशन, वो क्या है जी हमारी, रेक्टेंगुलर की कंडीशन। तो रेक्टेंगुलर के केस में हमें पता है कि यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी रहने वाला है, बट एंगल्स क्या रहने वाले हैं, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए नॉट इक्वल टू बी, और इनके बीच के एंगल क्या रहने वाले हैं जी, गामा की वैल्यू 90 डिग्री। ठीक है जी। अब बात करें लास्ट वाले हमारे केस की, कौन है जी, वो ओब्लीक। तो ओब्लीक हमें पता है कि हम हमारी अंडरस्टैंडिंग से जो ओब्लीक है वो क्या होता है जी, हमारे पास थोड़ा टिल्टेड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है जी, टिल्टेड स्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो ओब्लीक की अगर चर्चा करें तो ओब्लीक का केस इज वेरी इजी टू टू रिमेंबर। ठीक है जी। अब देखो कैसे, तो ये आ गया जी हमारा ओब्लीक का केस। ओब्लीक के केस में ए नॉट इक्वल टू बी कर देना और गामा नॉट इक्वल टू 90 कर देना। तो ये क्या बन जाएगा जी, हमारा ओब्लीक बन जाएगा। तो ये आ गया जी हमारे पास ब्रेवी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ही आएगा। ब्रेवियस लैटिसेस को मतलब मैं बता रहा हूं कि इनके कोरस्पॉन्डिंग ब्रेवियस लैटिसेस भी हैं, यहाँ पे क्या आएगा जी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही आएगा। ठीक है जी। और अगर बात करें तो कुछ इस तरह से क्या रहने वाली हैं जी, इसकी कंडीशंस रहने वाली। तो ये आ गया जी स्क्वायर, हेक्सागोनल, रेक्टेंगुलर एंड ओब्लिक। ठीक है जी। ए इक्वल टू बी गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ए इक्वल टू बी गामा इक्वल टू 120 डिग्री, ए नॉट इक्वल टू बी गामा 90 डिग्री, ए नॉट इक्वल टू बी गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हैं जी वो चार कंडीशंस। ठीक है जी। फटाफट करो नोट सो दैट हम आगे बढ़ें और करें क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स इन 3D। क्योंकि 2D को समझना इजी, 3D को समझना इज डिफिकल्ट। तो हम क्या करेंगे कि 3D को डायग्रामेटिक वे से समझेंगे। ठीक है जी। फटाफट करो नोट। हाँ जी चलो जी चलें शुरू करें। तो अगला है जी हमारे पास ब्रेवियस लैटिसेस इन 3D। क्या है जी,
ब्रेवियस लैटिसेस इन 3D। तो 3D के केस में हमारे पास क्या होता है जी, उसके बारे में क्या करते हैं जी, चर्चा करते हैं। तो हमारे पास 7 ब्रेवियस लैटिसेस हैं 3D के केस में। कितने? वैसे तो स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर 7 हैं, ब्रेवियस लैटिसेस क्या है 14। तो 14 गिन के हम क्या करेंगे जी, 14 करेंगे। ठीक है जी। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितने थे? 4। ब्रेवियस लैटिस कितने हैं जी? टोटल 5। 5 इन 2D लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसी तरह यहां पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स कितने हैं जी हमारे पास? 3, 4, 5, 6, क्या आ गया जी, 7। ब्रेवियस लैटिसेस कितने हैं इसमें? ब्रेवियस लैटिसेस हैं 3D के केस में 14 इन 3D। तो वो अभी 14 को क्या करेंगे जी, बहुत अच्छी तरह क्या करेंगे जी, समझेंगे। ठीक है जी। तो चलो जी शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा केस रहने वाला है क्यूबिक का रहने वाला है। किसका रहने वाला है जी? क्यूबिक का। ये क्या रहते हैं जी? प्रिमिटिव रहते हैं, बॉडी सेंटर्ड रहते हैं और फेस सेंटर्ड रहते हैं। अगली ही टॉपिक में इन्हीं तीनों के बारे में हमने क्या करनी है जी, चर्चा करनी है कि प्रिमिटिव क्या होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्या होते हैं और फेस सेंटर्ड क्या होते हैं। ठीक है जी। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर्स जो हमारे रहते हैं वो क्या रहते हैं जी? प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। क्योंकि ये तो अभी आप सिर्फ समझने के लिए ऐसा करोगे, असली जो चीज हमने अभी यहाँ पे समझनी है वो है जी इनकी एज लेंथ, एक्सियल एंगल्स और इनके एग्जांपल्स। फिर जब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, उनके बीच का फर्क देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है जी। हम एक काम भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं जी, बता सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड एक्चुअली में है क्या चीज़। ठीक है जी। तो ये क्या है जी, एटम्स की अरेंजमेंट है। तो हर एक एटम की अलग अलग कंट्रीब्यूशन रहती है एटम में, उसके बारे में हम क्या करेंगे जी, चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो अभी हमने क्या करना है जी, सिर्फ एज लेंथ, एक्सियल एंगल्स और एग्जाम्पल्स को देखना है। तो ये कैसे रहते हैं जी, 3 तरह की इनकी वेरिएशन रहती है। अगले जो डायग्रामेटिक जो हमारी स्लाइड है उसमें हम देखेंगे कि 3 अलग अलग तरह से, मतलब एक क्यूबिक स्ट्रक्चर को ही हम 3 तरीके से देख सकते हैं, है ना। 3 तरह की इसमें अरेंजमेंट हो सकती है। पहली का नाम है प्रिमिटिव, दूसरी का क्या नाम है जी, बॉडी सेंटर्ड, तीसरी का नाम क्या है जी, फेस सेंटर्ड। तो यहाँ पे ये क्या है जी, हमारी एज लेंथ। क्या है जी, एज लेंथ। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तीनों जो साइड्स हैं वो क्या रहती हैं जी, एक दूसरे के क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। बात करें एक्सियल एंगल्स की तो अल्फा, बीटा, गामा इसमें क्या रहते हैं जी, 90 डिग्री। इसके एग्जांपल्स हैं NaCl, जिंक ब्लेंड एंड कॉपर। ठीक है जी। तो कॉमन सॉल्ट, जिंक ब्लेंड और इसके क्या रहते हैं जी, क्यूबिक के एग्जांपल रहते हैं। चलो क्यूबिक को देखते हैं कि क्यूबिक होता क्या है। चलो जी क्यूबिक पे बढ़ते हैं। तो ये है जी हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये क्या है जी, हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसमें ये क्या रहा है, ये है जी हमारा अल्फा, ये रहा बीटा और ये रहा गामा। और हमारी A इक्वल टू बी और C इक्वल टू ए है, तो ऑटोमेटिकली A इक्वल टू बी इक्वल टू सी रह जाएगा। ठीक है जी। तो ये क्या है जी, हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब क्यूबिक स्ट्रक्चर हमने बोला 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। तो 3 तरह के क्यूबिक स्ट्रक्चर किस तरह से दिखते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है जी वो 3 तरह के। ये है जी प्रिमिटिव, ये है जी बॉडी सेंटर्ड, ये क्या है जी, फेस सेंटर्ड। ठीक है जी। देखो, द 3 क्यूबिक लैटिसेस, ऑल ऑफ द साइड्स हैव लेंथ एंगल्स बिटवीन फेसेस, ऑल इज 90 डिग्री। हमें पता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा क्या है जी, 90 डिग्री का। ठीक है जी। तो ये क्या रहता है जी, यहाँ पे देखो प्रिमिटिव मतलब, अब प्रिमिटिव का मतलब बता दूं कि ईच कॉर्नर पे एक ही एटम रहेगा। ठीक है जी। इसका क्या मतलब है कि सबकी, अगर ऐसे भी बात करें तो यहाँ पे 8 क्या रहेंगे जी, 8 यहाँ पे एटम्स रहेंगे, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगी 1/8। तो 8 इंटू 1/8 क्या रहेगा जी, 1। तो इसका मतलब है कि एक ही एटम रहेगा स्ट्रक्चर में। ठीक है जी। 8 एटम्स हैं, 8 की 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो एक एटम रहेगा जी, है ना। एक एटम का क्या रहेगा जी, स्ट्रक्चर रहेगा। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि एक एटम जो है, एक ही एटम प्रेजेंट रहेगा कॉर्नर पे। ठीक है जी। फेस, बॉडी सेंटर्ड में 8 तो बार है ही हैं, 8 जो है हमारे बाहर है कॉर्नर्स पे, एक बीच में सेंटर में रहता है।
तो इसमें इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाती है 8 इंटू 1/8, क्या रह गया, क्या हो गया 1 प्लस बॉडी सेंटर्ड का तो कितने हो गए जी 2 हो गए। ठीक है जी, तो इसकी कंट्रीब्यूशन रहती है 2। बात करें फेस सेंटर्ड की, फेस सेंटर में वही कॉर्नर्स वाले तो हैं ही हैं। अब हर एक फेस में, ठीक है जी, 6 फेसेस हैं, तो यहाँ पे हर एक फेस में क्या रहती है जी, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे एटम्स रहते हैं। ठीक है जी, अब ये जो एटम्स हैं इनकी क्या है जी कुछ कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी, तो इनकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से इसको क्या किया गया है जी, बांटा गया है इसको। ठीक है जी, आप लोग एक बार इसको फटाफट करो नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, चलो जी, तो ये था जी हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो इसमें हमने बात की प्रिमिटिव की, बॉडी सेंटर्ड की और फेस सेंटर्ड की। ठीक है जी, तो मैं आपको बता रहा था कि प्रिमिटिव में क्या रहता है जी, एक ही एटम रहता है। क्या रहता है जी, एक ही एटम रहता है, मतलब एक एटम इज सराउंडेड बाय 8 डिफरेंट एटम्स। ठीक है जी, बॉडी सेंटर्ड में आप देखो कि यहाँ पे कितने एटम्स रहेंगे, 2 रहेंगे। फेस सेंटर में निकाल लेते हैं जी, देखो 6 एटम्स रहते हैं फेस पे, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रहती है हाफ, तो 6 इंटू 1/2 कितने रह गए 3, प्लस हमारे कॉर्नर वाले एटम्स तो हैं ही, 8 इंटू 1/8 कितनी है 1, तो 3 + 1 कितने हो गए जी 4। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से क्या रहती है जी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहती हैं। आगे इसी के बारे में क्या करेंगे जी, चर्चा करेंगे। तो ये हैं जी हमारे 3 तरह के क्यूबिक वाले एक्सप्रेशंस, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं टेबल में, करते हैं हमारा अगला केस। टेट्रागोनल नाम है इसका, क्या नाम है जी, टेट्रागोनल। ये 2 तरह का रहता है, एक रहता है जी प्रिमिटिव, एक रहता है जी बॉडी सेंटर्ड। ठीक है जी, इसमें 2 साइड्स तो बराबर रहती हैं पर थर्ड साइड इज नॉट बराबर। ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी रहता है इसमें। इसमें एंगल्स की बात करें तो तीनों एंगल इसके 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है जी, और एग्जाम्पल्स की बात करें तो वाइट टिन SN2 TiO2 NCaSO4 इसके क्या हैं जी एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा क्या हैं जी जरूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स का बहुत अच्छी तरह क्या करना है जी आपने ख्याल रखना। अब देख लेते हैं कि टेट्रागोनल दिखता कैसा है। तो टेट्रागोनल कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें आप देख पा रहे हो कि एक साइड जो है वो क्या है जी बड़ी है, सी वाली साइड क्या है बड़ी, और ए और बी वाली साइड क्या है जी सेम। बाकी एंगल्स दे आर 90 डिग्री, अल्फा गामा एंड बीटा। ठीक है जी, वो एंगल्स क्या हैं जी 90 डिग्री के ही हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, और ये देखो जी ये हैं वो 2, बाकी जो है हमारे टेट्रागोनल में मतलब स्ट्रक्चर्स तो ऐसे ही रहते हैं मतलब के। ठीक है जी, और क्या रहता है जी, ये प्रिमिटिव रहेगा। प्रिमिटिव की कंट्रीब्यूशन 8 इंटू 1/8 मतलब एक एटम की। ठीक है जी, बॉडी सेंटर्ड की हमें पता है 8 इंटू 1/8 + 1 कितनी जी 2 एटम्स की। तो ये है जी हमारा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, द 2 टेट्रागोनल, वन साइड डिफरेंट इन द लेंथ एंड अदर द 2 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, मतलब जो 3 एंगल्स हैं वो क्या है जी 90 डिग्री। और ये बोलना चाहते हैं कि जो दो इसमें 2 हमारे पास ए और बी साइड्स हैं वो क्या है जी बराबर हैं, थर्ड साइड क्या है बराबर नहीं है। ठीक है जी, तो चलो जी ये रहा हमारा प्रिमिटिव, ये था हमारा बॉडी सेंटर्ड। चलो जी, अब थर्ड वाले केस की बात करते हैं, तो इसका नाम है जी ऑर्थोरोम्बिक। क्या नाम है जी इसका, ऑर्थोरोम्बिक। अब ये कैसे रहता है जी, 4 तरह का, 4 तरह का रहता है। ठीक है जी, 4 तरह से इसको क्या कर सकते हैं हम बना सकते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एन सेंटर्ड। ठीक है जी, इसमें तीनों साइड्स ही क्या है बराबर नहीं रहती, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और बात करें इसके एंगल्स की, एंगल्स इसके 90 डिग्री ही रहते हैं सब। इसका इसका जो एग्जांपल है वो है जी रोम्बिक सल्फर KNNO3 BaSO4। ये क्या है जी इसके एग्जाम्पल्स हैं। देखते हैं कि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, ओ सॉरी हमारा ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। तो ये है जी हमारा ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर। तीनों ही साइड्स क्या हैं बराबर नहीं है, ए नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू ए, बट एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है जी, ये है जी हमारा ऑर्थोरोम्बिक। अब ऑर्थोरोम्बिक कैसे दिखता है जी, 4 तरह से। तो 4 तरह से ये रहा जी हमारा ऑर्थोरोम्बिक, ये रहा प्रिमिटिव, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, और ये क्या है जी हमारा फेस सेंटर्ड। तो एंड सेंटर्ड का मतलब है कि सिर्फ जो एंड वाला फेस है उसमें क्या है जी एटम्स पड़े हैं। कि ये है जी एंड सेंटर्ड, ये ब्लू डॉट्स एटम्स बताते हैं। ठीक है जी, ये क्या है जी हमारा फेस सेंटर्ड, सॉरी बॉडी सेंटर्ड, ये क्या है जी हमारा फेस सेंटर्ड। तो ये क्या है द फोर्थ ऑर्थोरोम्बिक इज
अनइक्वल एंगल्स एंड बिटवीन एंगल्स आर 90 डिग्री। मतलब बोल रहे हैं कि जो साइड्स हैं वो क्या हैं जी हमारी नॉट इक्वल हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हैं, बट जो साइड्स हैं वो एक्चुअली में क्या हैं जी 90 डिग्री की सारी। बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की और, नाम है जी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। क्या नाम है जी हेक्सागोनल। तो ये सिर्फ कैसा रहता है जी प्रिमिटिव रहता है, मतलब इसके सिर्फ कॉर्नर्स पे क्या रहते हैं जी एटम्स रहते हैं। साइडें इसकी देख लो जी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी रहती हैं। ठीक है जी। अब इसके एंगल्स की बात करें तो अल्फा बीटा 90 डिग्री के रहते हैं, बट गामा इसमें क्या रहता है जी 120 डिग्री का। क्या है जी अल्फा बीटा 90 डिग्री के और गामा क्या रहता है जी 120 डिग्री का। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं ग्रेफाइट, ZnO एंड CdS, कैडमियम सल्फाइड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी। और ये क्या है जी हमारा हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल देख लेते हैं कैसा दिखता है। तो ये है जी हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इसमें अल्फा और बीटा क्या है जी 90 डिग्री के, ए और बी क्या है बराबर, पर सी बराबर क्या है नहीं है। ठीक है जी। तो ये क्या रहता है जी हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रहता है, कुछ इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हमें दिखता है। ठीक है जी। बात करें इसके हम प्रिमिटिव स्ट्रक्चर की, तो ये है जी हमारा, ये प्रिमिटिव रहेगा हेक्सागोनल के केस में, और ये क्या रहेगा जी हमारा हेक्सागोनल, ये है जी हमारा हेक्सागोनल लैटिस। ठीक है जी। हेक्सागोनल लैटिस कैसा रहेगा, सिर्फ प्रिमिटिव रहेगा। ठीक है जी। वन साइड इज डिफरेंट इन लेंथ, उन्होंने यही बोला कि एक जो साइड है वो क्या है जी अलग है, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, क्योंकि एक साइड क्या है जी अलग है। इन द अदर टू मार्क्ड एंगल्स ऑफ टू फेसेस आर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये वाला एंगल जो बनेगा ये कितना बनेगा जी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। बात करें रोम्बोहेड्रल की, किसकी जी रोम्बोहेड्रल की। तो रोम्बोहेड्रल के केस में ये क्या, रोम्बोहेड्रल भी क्या रहता है जी प्रिमिटिव रहता है। इसकी साइड्स क्या रहती हैं जी बराबर रहती हैं, और तीनों ही एंगल 90 नहीं रहते। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी। तीनों ही एंगल्स क्या रहते हैं 90 नहीं रहते। एग्जाम्पल्स हैं इसमें कैल्साइट, CaCO3, HGS। ठीक है जी। चाइना बार इसको बोल रहे हैं, सिनेबार, सिनेबार सॉरी चाइना बार बोल दिया, सिनेबार। तो हमने याद रखा हुआ था इसको चाइना बार के नाम से। ठीक है जी। तो सिनेबार है ये। तो अगले अब समझते हैं कि रोम्बोहेड्रल, या जिसको हम क्या बोलते हैं जी ट्राइगोनल, ये इसकी ज्योमेट्री कैसी रहती है। तो ये है जी हमारा रोम्बोहेड्रल। देखो इसमें जो तीनों एंगल्स हैं वो क्या है जी अलग अलग, बट इनकी साइड्स क्या हैं सेम। साइड्स क्या रहती हैं जी सेम रहती हैं। एंगल्स क्या रहते हैं जी अलग अलग रहते हैं। अल्फा 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 नॉट इक्वल टू क्या है जी 90 डिग्री, बट क्या है जी वो तीनों आपस में क्या है बराबर। देखो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, और ये भी क्या है जी अल्फा। बात करें अब स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से रहने वाला है। ठीक है जी। ये है जी हमारा रोम्बोहेड्रल का स्ट्रक्चर। रोम्बोहेड्रल इट इज ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, एंगल्स ऑफ एनी टू फेसेस आर लेस देन 90 डिग्री। ये वाला क्या है जी लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है जी। तो ये क्या है जी हमारा सिर्फ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर रहता है। बात करें अगले अगले क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, नाम है जी मोनोक्लिनिक। क्या नाम है जी मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक कैसा रहता है जी प्रिमिटिव रहता है और एंड सेंटर्ड रहता है। सारी साइड्स क्या हैं बराबर नहीं है। ठीक है जी। अल्फा और गामा इसमें 90 डिग्री का रहता है, बीटा 90 डिग्री का नहीं रहता। ठीक है जी। और बात करें इसमें कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर है, Na है, SO4 है, और क्या है 10H2। ठीक है जी। ये क्या है जी इसके एग्जांपल्स हैं। बात करें अब कि ये जो मोनोक्लिनिक है दिखता कैसा है, तो कुछ इस तरह से मोनोक्लिनिक हमें दिखता है। ठीक है जी। बोल रहे हैं अल्फा और गामा क्या रहते हैं बराबर, बट बीटा क्या रहता है जी अलग रहता है। ठीक है। बीटा क्या रहता है जी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री रहता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो बीटा क्या है जी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी। अब बात करें तो ये क्या था जी हमारा मोनोक्लिनिक का स्ट्रक्चर। तो मोनोक्लिनिक कैसा रहता है जी प्रिमिटिव रहता है, प्रिमिटिव रहता है, और कैसा रहता है जी एंड सेंटर्ड रहता है मोनोक्लिनिक। और ये बोल रहे हैं कि एक एंगल क्या रहता है जी लेस देन 90 डिग्री इधर वाला, और ये क्या रहता है जी मोर देन 90 डिग्री, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बेंड स्ट्रक्चर बनता। ये देखो जी ये क्या है जी मोनोक्लिनिक है, तो सीधा ऐसे पड़ा है, बट क्या है कि एक एंगल जो है वो एक लेस देन 90 डिग्री है कुछ इस तरह से। जो हमारे ये वाली साइड है ना, ये वाली, ये क्या है जी बीटा लेस देन 90 डिग्री।
नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है वैसे तो, ठीक है जी, बट अल्फा और बीटा क्या है, सॉरी अल्फा एंड गामा क्या है, बराबर। लास्ट बात करते हैं हमारे लास्ट स्ट्रक्चर की, क्या है जी, इसका नाम ट्राइक्लिनिक। क्या नाम है जी, ट्राइक्लिनिक। सिर्फ प्रिमिटिव में दिखता है, तीनों साइड्स ही बराबर नहीं हैं, तीनों एंगल्स भी बराबर नहीं हैं, ठीक है जी। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, K2Cr2O7 CuSO4 5H2O HaBO3, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो एग्जाम्पल्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट क्या करना है जी, आपने याद ज़रूर रखना है एग्जाम्पल्स को, ठीक है जी। ट्राई क्लिनिक को देखते हैं तो ट्राई क्लिनिक कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है जी। और ट्राई क्लिनिक के केस में हमने पढ़ ही लिया है कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी रहता है। तो चलो ये देखो जी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों साइड्स क्या हैं, अलग अलग, अल्फा बीटा और गामा भी क्या है, अलग अलग एंगल्स पे हैं, ठीक है जी। बात करें ये कैसा रहता है जी, हमारा प्रिमिटिव रहता है। तो ये रहा हमारा प्रिमिटिव स्ट्रक्चर ट्राई क्लिनिक का। देखो जी यहाँ पे कुछ बेंड हुआ हुआ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ये जो है ये क्यूबॉइड नहीं है, ये बेंड स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। और ये क्या है जी, ट्राई क्लिनिक अनइक्वल ऑल साइड्स एंड अनइक्वल एंगल्स, ठीक है जी। क्या रहते हैं जी, जिसमें से कोई भी क्या है 90 डिग्री का नहीं है। ये क्या है जी, हमारा ट्राई क्लिनिक का स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो ये हैं जी हमारे स्ट्रक्चर, जिनको हमने क्या करना है जी, अच्छी तरह समझ लेना। ये कैसा रहता है जी, प्रिमिटिव रहता है। प्रिमिटिव समझने के लिए आपको क्या करना है जी, आपको पता लग जाएगा कि 8 एंगल 8 जो हमारे एटम्स हैं वो क्या हैं जी, कॉर्नर्स पे हैं। 8 एटम्स कहाँ हैं, कॉर्नर पे। अब देखो जी, मैंने आपको क्या बोला था कि ब्रेविस लैटिस कितने हैं, 14। तो चलो जी ब्रेविस लैटिस गिनते हैं। तो ये वाली लाइन को मैं कर देता हूँ रब। तो ये देखो जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये आ गए जी हमारे पास 14 ब्रेविस लैटिसेस, जिनका मैं नाम ले रहा था, ठीक है जी। क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो कितने हैं, 7 ही हैं, पर ब्रेविस लैटिसेस कितने हैं जी, हमारे पास 14। तो इसमें से आपने क्यूबिक का याद रखना है 3, टेट्रागोनल के 2, ऑर्थोरोम्बिक के 4, ठीक है जी, हेक्सागोनल का 1, रोम्बोहेड्रल का 1, फिर हमारा मोनोक्लिनिक का 1, और ट्राइक्लिनिक के कितने रह गए जी, मोनोक्लिनिक के 2 और ट्राइक्लिनिक का 1, ठीक है जी। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारा टेबल। इसको क्या करना है जी, बहुत अच्छी तरह क्या करना है जी, याद रखना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा क्या है जी, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह समझ के करना है, ठीक है जी। और ये क्या है जी, इनके कोरस्पॉन्डिंग ब्रेविस लैटिसेस, ठीक है जी, जिनको हम क्या कर सकते हैं, एटम की पोजीशन से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है जी। इनकी कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह याद रखना कि किस किस केस के लिए क्या क्या जो कंडीशंस हैं वो रहती हैं, ठीक है जी। और बात करें इनके एंगल्स को, वो भी क्या करना है जी, आपने बहुत अच्छी तरह क्या कर लेना जी, याद कर लेना इनके एंगल्स को भी। एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो अभी करो फटाफट इसको नोट, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं और करते हैं जी क्या, जो हम यहाँ पे ब्रेविस लैटिसेस में पढ़ रहे हैं, प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड। फटाफट करो इसको नोट जी। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी बढ़ते हैं आगे और करते हैं अब बात जो हमारे प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड थे, उनके बारे में क्या करते हैं जी, डिस्कशन करते हैं। तो पहला हमारा जो यूनिट सेल रहेगा वो क्या रहेगा जी, प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या रहेगा जी, प्रिमिटिव यूनिट सेल रहेगा। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल को कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं जी, देख सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि जो कंट्रीब्यूशन रहती है, जो कंट्रीब्यूशन रहती है हमारे एक एटम की, वो क्या रहती है जी, 1/8। तो 8 एटम्स की कंट्रीब्यूशन रहती है जी 1/8, इसलिए क्या मतलब हो गया इसका जी, एक एटम। कैंसिल हो गए तो एक एटम। इसका मतलब है कि पर यूनिट सेल एक एटम 8 एटम से क्या है जी, सराउंडेड, ठीक है जी। इसके आगे भी और एटम्स हैं, इसके आगे भी और एटम्स हैं। तो कुछ इस तरह से, जैसे ये एटम है तो ये भी क्या है, एक एक हमारा जो यूनिट सेल है उसका एक एटम ये भी है। तो ऐसे ही क्या है, हमारा लैटिस बनता है। तो इस तरह से अगर इसके बीच की स्पेस में निकाल दूं तो इसको कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं। और फिर इसके बीच की अगर हम बात करें, यहां से यहां तक और यहां तक,
ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से जो स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं, तो वो कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गया और इनकी जो कंट्रीब्यूशन रहती है वो क्या रहती है जी, 1/8 रहती है 8 एटम्स की। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम्स रहते हैं जी, एक एटम पर यूनिट सेल। इसका मतलब है कि एक एटम पर यूनिट सेल सराउंडेड है किसके, 8 एटम्स और दूसरे एटम्स के। ठीक है जी। अब बात करते हैं अगली पीसीसी की, क्या है जी, बॉडी सेंटर्ड। तो इसमें अगर आप स्ट्रक्चर में देखो तो 8 एटम्स तो क्या हैं जी, कॉर्नर्स पे। 8 एटम्स क्या हैं, कॉर्नर पे, जो मैंने येलो से मार्क किए हैं। ठीक है जी। पर एक एटम कहाँ है, सेंटर में, जिसको मैंने ऑरेंज से मार्क किया है। ठीक है जी। 8 एटम कहाँ है, कॉर्नर में, और एक एटम क्या है जी, सेंटर पे। तो 8 एटम्स कॉर्नर पे हैं, इसका मतलब उनकी कंट्रीब्यूशन 8 एटम्स की कैसी रहती है जी, 1/8 रहती है। क्या रहती है जी, 1/8। अब बात करें हम कि सेंटर वाले का क्या होगा, सेंटर वाले के लिए क्या होगा। तो सेंटर वाले के लिए कैसे रहता है जी, सेंटर वाला एक एटम पड़ा है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे जी हमारे बीसीसी के केस में, तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे जी, 2 एटम्स हो जाएंगे। कितने रहेंगे जी, 2 एटम्स। तो इसमें आप देखो, अगर मैं इसके बीच की स्पेस निकाल दूं तो हमारा एटम कुछ इस तरह से क्या होगा जी, बन जाएगा। जिसके बीच में क्या होगा, एक एटम। ठीक है जी। और इसको अगर हम कट करके देखें तो ये रहता है जी हमारा, ये बीच में वाला, ये जो मैं ऑरेंज से मार्क कर रहा हूं, ये क्या है जी, हमारा सेंटर वाला एटम है, जिसके आसपास क्या है जी, 8 एटम्स, जिनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, 1/8। ठीक है जी। तो कितने एटम्स होते हैं इसमें पर यूनिट सेल, 2 एटम्स बीसीसी में। बात करें एफसीसी की, तो एफसीसी में ध्यान से देखना, 8 एटम्स जो मैं पिंक से मार्क कर रहा हूं वो क्या रहेंगे जी, कॉर्नर्स पे। 8 एटम्स कहां रहेंगे, कॉर्नर्स पे। अब हमें पता है कि कितने फेस होते हैं क्यूब के, 6 फेस होते हैं। तो जो मैं मार्क कर रहा हूं येलो से, वो क्या रहने वाले हैं जी, हमारे फेस रहने वाले हैं। तो 6 फेस मतलब 6 एटम के बारे में हम क्या करेंगे जी, चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो 3 उधर और 3 उस साइड, तो ये क्या बन गए जी, हमारे 6 फेस बन गए। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखो, 8 एटम्स तो कॉर्नर पे हैं, तो इनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही, 8 × 1/8 कितनी होगी जी, एक एटम। अब बात करें फेस की, तो फेस वाला जो एक एटम है, यहां पे देखो, अगर यहां पे ये कितनी कंट्रीब्यूशन है जी इसकी, कितनी कंट्रीब्यूशन है जी इसकी, यहां से देखो अगर आप, तो इसकी कंट्रीब्यूशन है हाफ। कितने टोटल फेसेस हैं, 6 टोटल फेस हैं, और उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है जी, हाफ है। तो मतलब आ गया 3 एटम्स। तो एफसीसी में पर यूनिट सेल कितने एटम्स होंगे जी, हमारे पास 4 एटम्स। 3 + 1 = 4 एटम्स क्या होंगे जी, पर यूनिट सेल। यहां पे देखो, ये 6 तो फेस के हो गए और 8 क्या है जी, कॉर्नर्स पे पड़े हैं। तो इनकी कंट्रीब्यूशन जो मैंने यहां पे मार्क की है, ये सेमी सर्कल टाइप्स, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन रहती है जी, हमारे पास 1/2। तो 6 × 1/2 3 आ गया जी यहाँ पे। तो 4 एटम पर यूनिट सेल क्या है जी यहाँ पे एफसीसी में। ठीक है जी। और ये देखो जी, यहाँ पे बीसीसी में कितने हैं जी, 2 एटम्स पर यूनिट सेल हैं। और प्रिमिटिव में, सिंपल क्यूबिक भी जिसको बोल देते हैं हम, इसकी कितनी है जी, 1 एटम की क्या है, पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन। 1 एटम है इसमें पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। ठीक है जी। करो फटाफट नोट, फिर बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे जी पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है जी। फटाफट कर लीजिए इसको नोट, एफसीसी को नोट कर लीजिए फटाफट, फिर पैकिंग फ्रैक्शन की क्या करेंगे जी, बात करेंगे। हाँ जी, चलो जी, करते हैं शुरू अब। तो अब बात करने जा रहे हैं हम किसकी, हमारे
पैकिंग फ्रैक्शन की, क्या नाम है जी इसका, पैकिंग फ्रैक्शन, या इसको हम क्या बोलते हैं जी, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं जी, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। क्या इंडिकेट करता है ये क्या इंडिकेट करता है बच्चों, कि हाउ क्लोजली एन एटम इज प्लेस्ड इन अ यूनिट सेल। क्या इंडिकेट करता है कि कितनी पास एक एटम जो है यूनिट सेल के अंदर पड़ा है, हाउ क्लोजली एन एटम इज प्लेस्ड इन अ यूनिट सेल। ठीक है जी, तो इसको हम लिखते हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। क्या बताता है कि एक एटम जो है यूनिट सेल में कितनी पास रखा गया है, तो इसको हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम। पहले लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम, लिखते हैं डिवाइडेड बाय, कैसे निकालते हैं जी, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये क्या है जी हमारा एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, उसका क्या है जी फॉर्मूला। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब अलग अलग केसेस के लिए हम क्या करेंगे जी, पैकिंग फ्रैक्शन की क्या करेंगे जी, वैल्यू देखेंगे, और वो क्या होती है उसके बारे में क्या करेंगे जी, चर्चा करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या आ गया जी, बीसीसी आ गया, और क्या आ गया जी हमारा, एफसीसी आ गया। अब देखते हैं कि इन तीनों केसेस के लिए जो हमारी पैकिंग फ्रैक्शन है वो क्या रहने वाली है। ठीक है जी, तो सिंपल क्यूबिक के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन रहती है 52% जो जगह है बीच में, वो क्या होती है जी, वो ऐसे जोड़ के ऑक्यूपाइड रहती है। बीसीसी में इट इज 68%, और एफसीसी में जी 74% सबसे ज्यादा 74। इवन एक एचसीपी भी होता है, ठीक है जी, हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग, उसमें भी उसका भी क्या रहता है जी, अप्रोक्सीमेटली 74% ही रहता है। तो ये है जी 1 2 3 हमारा सबसे ज़्यादा क्या था आज का इम्पोर्टेंट जो था टॉपिक, पैकिंग फ्रैक्शन, या जिसको मैं नाम दे रहा हूँ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है जी, सिंपल क्यूबिक के लिए, जिसको हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये सिंपल क्यूबिक एक ही बात है। प्रिमिटिव यूनिट सेल या हमारा बीसीसी बॉडी सेंटर्ड या फेस सेंटर्ड, तो उसके लिए क्या रहता है जी 52%, 68% एंड 74%, और एचसीपी के लिए भी लिख देते हैं, एचसीपी के लिए भी क्या था 74%। फटाफट इसको करो नोट, फिर आगे बढ़ते हैं और करते हैं जी डेंसिटी का फॉर्मूला, जो कि क्या है जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नोट कर लो इसको। हाँ जी, कर लिया जी नोट, चलो जी बात करें डेंसिटी के फॉर्मूले की। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से रहता है कि डेंसिटी रो से मैं लिखूंगा जी आज के बाद। डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे रहता है जी, रो इक्वल टू इफेक्टिव मल्टीप्लाई एम ए डिवाइडेड बाय एन ए इंटू ए क्यूब। तो ये क्या रहने वाला है जी हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है जी, इसमें एन इफेक्टिव क्या है जी, एससी के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए 1, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है जी क्या, एन इफेक्टिव। तो एफसीसी के लिए कितने थे जी 4, बीसीसी के लिए कितने थे जी 2, ये रहते हैं। अब एम ए क्या है जी, एटॉमिक मास, क्या है जी एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। रो क्या है जी डेंसिटी, एन ए क्या है जी एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है जी, तो फटाफट करो इसको नोट, फिर आगे करते हैं जी कहानी कंप्लीट। हमारे ये जो ए क्यूब है ये क्या चीज है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, नोट कर लो इसको। हाँ जी, कर लिया जी नोट, तो करते हैं कहानी शुरू डेंसिटी की। तो ये क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, डेंसिटी निकाल रहे हैं किसकी, यूनिट सेल की, किसकी जी, यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, जो यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होगी जी हमारे पास, आप देखो कि मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास किसका आएगा जी, यूनिट सेल का, वॉल्यूम किसका आएगा जी, यूनिट सेल का। ठीक है जी, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम जो होता है वो क्या है जी यहाँ पे ए क्यूब। ठीक है जी, अब बात करें मास ऑफ यूनिट सेल, तो यहाँ पे पहले ए क्यूब लिख देते हैं। मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा जी
कितने नंबर ऑफ एटम्स इफेक्टिवली वहां पे हैं, जिसको मैं किससे लिखता हूं जी, एन इफेक्टिव से, इनटू क्या रहेगा जी हमारा, एम ए डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है जी, जिससे क्या हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, रो का एक्सप्रेशन आ जाएगा एन इफेक्टिव इंटू एम ए डिवाइडेड बाय एन ए, और क्या आ जाएगा जी हमारा ए क्यूब। तो ये रहता है जी हमारा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला। क्या रहता है जी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला, वेयर ई क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एक एन ए क्या है जी, एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरह से रहती है जो हमारी वैल्यू रहती है डेंसिटी की। तो हमें पता ही है जो हमारे एवोगाड्रो की वैल्यू की जो एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू है वो क्या रहती है जी, 6.022 10⁻23 एटम्स है ना। तो ये वो है जी Na। ठीक है जी, तो कर लो इसको फटाफट नोट, फिर बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्या, अब क्या करेंगे जी, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस के लिए एक कंसेप्ट यूज करेंगे मिलर इंडाइसिस वाला, उसको भी अच्छी तरह समझेंगे। तो प्लीज आप इसको कर लो फटाफट नोट। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्या, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। क्या करते हैं जी, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। ये होता क्या है जी, स्पेस बिटवीन द प्लेन्स इन अ क्रिस्टल, कि एक क्रिस्टल के अंदर जो उसके प्लेन्स होते हैं उनके बीच का जो क्या है डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं जी, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं जी, स्पेस बिटवीन किसके, जो हमारे प्लेन्स हैं इन अ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल के अंदर जो हमारे प्लेन्स रहते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच की जो स्पेस है, उसको क्या बोलते हैं जी, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज करेंगे, नाम है जी मिलर इंडाइसिस। मिलर ने दिए थे तो इसलिए इसका नाम उसके नाम पे रखा गया है, मिलर इंडाइसिस। अब ये मिलर इंडाइसिस क्या होता है जी, रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है जी, रेसिप्रोकल होता है ऑफ द इंटरसेक्ट ऑफ द प्लेन ऑन द 3 एक्सिस। ठीक है जी, क्या मतलब है कि एक क्रिस्टल के अंदर जो उसके प्लेन ऑफ इंटरसेक्शंस होते हैं, ठीक है जी, अगर उसके जो प्लेन्स ऑफ इंटरसेक्शन के जो पॉइंट्स हैं उनका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर दें अगर हम, तो क्या देते हैं वो तीनों एक्सिस का, तो हमें क्या देते हैं जी, मिलर इंडाइसिस देते हैं। क्या होता है जी, देखते हैं दोबारा कि इन अ क्रिस्टल रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करना है किसका, जो हमारे प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, प्लेन्स इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है जी, एंड दे आर गिवन बाय एच के एंड एल। किससे देंगे जी, एच के एंड एल से। बात करें इंटरप्लेनर डिस्टेंस की तो इसको मैं डी से लिखूंगा आज के बाद, किससे, कैपिटल डी से। ठीक है जी, तो अलग अलग केसेस के लिए हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे इंटरप्लेनर डिस्टेंस की क्या कर लेते हैं जी, बात कर लेते हैं। तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस अलग अलग केसेस के लिए कैसा रहने वाला है वो देख लेते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहला सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम इसका, देखिए ध्यान से। तो जो हमारे डी का फॉर्मूला रहता है एच के एल, कुछ इस तरह से रहता है कि हमने क्या करना है, 1 लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है जी, एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय सी। कुछ इस तरह से क्या रहने वाला है जी, हमारा फॉर्मूला रहने वाला है। ए बी सी क्या है जी, जो भी हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसकी साइड्स। एच के एल क्या है जी, हमारे मिलर इंडाइसिस, जो उसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है उसका रेसिप्रोकल जो पॉइंट है तीनों एक्सिस का, वो क्या रहने वाला है जी, हमारे पास मिलर इंडाइसिस रहने वाला है। तो ये केस करते हैं जी, चलो क्यूबिक के लिए केस करते हैं। तो क्यूबिक में हमें पता है A = B = C होता है। क्यूबिक के केस के लिए क्या रहता है जी, A = B = C, और इसके इस हिसाब से इसके जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा जी, देखो ध्यान से। तो 1 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस क्या रह गया जी, यहाँ पे ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिख लूं, एंड प्लस एल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर
तो ये बन गया जी हमारा फॉर्मूला क्यूबिक के लिए, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, जिसको मैं लिख सकता हूं फॉर क्यूबिक क्या रहता है जी, देखो ध्यान से, डी एच के एल, कैपिटल डी से लिख रहे हैं, डी एच के एल क्या रहने वाला है, ए डिवाइडेड बाय रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये किसके लिए है जी, हमारे क्यूबिक के लिए। ठीक है जी। बात करें कोई और क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, चलो कोई और क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, चलो जी। तो कोई और क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अगर बात करें, यहां से कोई भी एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ले लेते हैं, समझ लो हम ले लेते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर लें, मोनोक्लिनिक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं जी, मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, जिसमें तीनों साइड्स क्या हैं, बराबर नहीं है, तीनों साइड्स ही क्या हैं, हमारी बराबर नहीं है। तो उस केस में क्या होने वाला है जी, मोनोक्लिनिक के केस में देखो जी, मोनोक्लिनिक के केस में डी एच के एल लिख दिया एज इट इज, और क्या कर दिया जी, 1 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर बाय के, एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, प्लस क्या आ गया जी, के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, प्लस क्या आ गया जी, एल स्क्वायर बाय सी, क्योंकि तीनों ही क्या हैं, बराबर नहीं है। तो मोनोक्लिनिक के लिए ये रहा जी हमारा केस। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं जी, सॉल्व करते हैं। और एक केस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, चलो एक और केस कर लेते हैं समझने के लिए। ठीक है जी, एक और केस करते हैं, कोई और क्रिस्टल स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तो एक और क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सा लें, समझ लो मैं ले लेता हूं जी टेट्रागोनल ले लेता हूं। इसमें दो साइड बराबर होती है और एक साइड बराबर नहीं होती। तो दो साइड बराबर हैं, तो अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फॉर टेट्रागोनल, टेट्रागोनल के लिए अगर देखते हैं केस, टेट्रागोनल के लिए क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे आ गया डी एच के एल आ गया यहाँ पे। ठीक है जी। और बात करें अगर यहाँ पे फॉर्मूला की, तो दो साइडें क्या रहने वाली हैं, बराबर। तो एच स्क्वायर बाय, तो देखो पहले दो, ए इक्वल टू सी कर देता हूं, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय क्या आ गया जी यहाँ पे हमारा सी स्क्वायर। तो ये किसका केस है जी, हमारे टेट्रागोनल का केस। तो दो साइडें क्या कर दी जी, इक्वल कर दी, थर्ड को एज इट इज लिख दिया। फटाफट करो जी नोट। कर लिया जी नोट। चलो जी बढ़ते हैं आगे, और कुछ रिमेंबरिंग वाले पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज जो है उसका टेबल बना के उसको क्या कर लेते हैं जी, सीख लेते हैं। तो चलो जी सीखें। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जी प्रॉपर्टीज, यहाँ पे क्या लिखूंगा जी, प्रॉपर्टीज। इसकी एससी की यहाँ लिखूंगा, पीसीसी की यहाँ लिखूंगा, और हमारे एफसीसी की कहाँ लिखूंगा जी, यहाँ पे। ठीक है जी। तो टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात अगर करने लगे हैं, तो वो क्या है जी, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जिसको मैं किससे लिखता हूँ जी, एन इफेक्टिव से। तो एन इफेक्टिव सिंपल क्यूबिक के केस में 1 रहता है, पीसीसी के केस में कितना रहता है जी, 2 रहता है, और एफसीसी के केस में कितना रहता है जी, 4 रहता है। तो एन इफेक्टिव क्या रहता है जी, 1, 2 एंड 4 नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। बात करें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की, इसको मैं 2r से लिखूंगा कि इन दोनों इनके स्ट्रक्चर्स के बीच जो है, जो आसपास वाले एटम्स हैं उनका डिस्टेंस कैसा रहेगा। तो r पहले का और दूसरे का r, तो 2r बन जाता है वो। ठीक है जी, पहले का रेडियस और दूसरे का रेडियस 2r बन जाएगा। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, तो सिंपल क्यूबिक के केस में क्या रहता है जी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस a रहता है। क्या रहता है जी, a रहता है, a। और बात करें बीसीसी के लिए, क्या रहता है जी, √3/2। कैसे लिखना है जी, रूट, ये देखो √3/2a, जिसको हम 4r = √3a भी बोलते हैं। ठीक है जी।
और बात करें किसकी, एफसीसी के लिए रहता है जी a/√2, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या रहता है जी, a/√2। बीसीसी के लिए √3/2a रह गया जी, ठीक है जी। तो ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो प्रॉपर्टीज है मैं सिर्फ वही बता रहा हूं आपको, ठीक है जी। ये सबसे ज्यादा क्या है, तीनों प्रॉपर्टीज जो है, तीसरी क्या है जी, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा क्या है जरूरी। सिंपल क्यूबिक का एग्जाम्पल रहता है जी पोलोनियम, क्या रहता है जी, पोलोनियम, क्या रहता है जी, पोलोनियम रहता है। और बात करें अगर बीसीसी की, तो बीसीसी में जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या रहता है जी, सोडियम, क्या रहता है जी, सोडियम। और एफसीसी के केस में सिल्वर, गोल्ड, ये जो है हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, एफसीसी के। फटाफट करिए इसको नोट जी। हाँ जी कर लिया जी नोट, चलो जी। तो करते हैं जी हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो ये क्या था जी, हमने पढ़ा था एग्जाम्पल्स में, ठीक है जी, सोडियम, ठीक है जी, पोलोनियम और अपना गोल्ड और सिल्वर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं जी, पोटेशियम भी लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं जी, कॉपर भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो करते हैं शुरू आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एटॉमिक डेंसिटीज इन बीसीसी एंड एफसीसी सॉलिड्स, assume that the lattice constant in BCC is 2 Armstrong and FCC is 4 Armstrong। तो यहाँ पे एक हमें क्वेश्चन दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो हमारी वैल्यूज हैं वो क्या है जी, बीसीसी की 2 आर्मस्ट्रॉन्ग है और एफसीसी की क्या है जी, 4 आर्मस्ट्रॉन्ग। किसकी, लैटिस कांस्टेंट की। लैटिस कांस्टेंट क्या होता है जी, हमारा ए। तो बीसीसी के लिए जो ए दिया गया है यहाँ पे वो हमें दिया गया है जी 2 आर्मस्ट्रॉन्ग, और एफसीसी के लिए जो हमें ए की वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है जी, 4 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो डेंसिटी इसकी क्या निकालनी है जी, रेशियो निकालनी है। तो सबसे पहले फाइंड द, इन्होंने जिस हिसाब से बोला है उसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे जी, डेंसिटीज को क्या करेंगे जी, निकालेंगे। तो सबसे पहले दिया है जी बीसीसी, तो बीसीसी वाला क्या रखेंगे जी, ऊपर रखेंगे। तो डेंसिटी ऑफ बीसीसी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एफसीसी। तो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है जी, एन इफेक्टिव किसका, बीसीसी का, ठीक है जी, इंटू एम ए डिवाइडेड बाय क्या होता है जी, यहां पे ए क्यूब किसकी, बीसीसी की, और क्या आ गया जी, एवोगाड्रो नंबर। अब डिवाइडेड बाय होता तो मैं क्या कर सकता हूँ, रेसिप्रोकल में लिख सकता हूं। तो देखो कैसे, डिवाइडेड बाय आ गया क्या, ए क्यूब ऑफ एफसीसी इंटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एम ए इंटू एन इफेक्टिव ऑफ एफसीसी, ठीक है जी। तो यहां पे क्या हो गया जी, तलवारें चल जाएंगी, एन ए और एन ए क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा, एम ए और एम ए भी क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा। तो जो हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा जी, डेंसिटी क्या बचेगी, डेंसिटी ऑफ बीसीसी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एफसीसी, ये क्या होगा जी, एन इफेक्टिव ऑफ बीसीसी डिवाइडेड बाय ए क्यूब ऑफ बीसीसी, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होगा जी, ए क्यूब ऑफ एफसीसी और क्या होगा जी, एन इफेक्टिव ऑफ एफसीसी। तो कुछ इस तरह से हम फॉर्मूले तक पहुंच गए हैं। एन इफेक्टिव ऑफ बीसीसी कितना होता है जी, एन इफेक्टिव बीसीसी के केस में 2 होता है, ठीक है जी। और यहाँ पे ए क्यूब फॉर बीसीसी क्या दिया है जी, हमें 2 आर्मस्ट्रॉन्ग दिया है, क्या दिया है जी, 2 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। आर्मस्ट्रॉन्ग को एज इट इज लिख देते हैं क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग और आर्मस्ट्रॉन्ग वहां से क्या होने वाले हैं जी, कटने वाले हैं। तो आर्मस्ट्रॉन्ग का भी क्या है जी, क्यूब है। 10⁻⁻10 होता है आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू, आपको पता है कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है जी, 10⁻−10 मीटर इंटू ए क्यूब। अब एफसीसी के लिए कितना दिया जी, 4, क्या दिया है जी, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने आर्मस्ट्रॉन्ग को क्या कर देना जी, मार डालना है। तो यहां से आर्मस्ट्रॉन्ग भी क्या हो गया जी, कट गया, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय, अब एफसीसी में कितने होते हैं जी, एन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं जी एफसीसी के लिए, 4। तो यहाँ पे क्या आ गया देखो जी, 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, सिंपल वे में लिखेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
तो कर देते हैं जी, तलवारें चला देते हैं। तलवारें चलाने के बाद देखते हैं जी क्या आता है आंसर। और 2 ने 2 को मार दिया तो आंसर आ गया जी 4। तो हमारी डेंसिटी बीसीसी और डेंसिटी ऑफ एफसीसी की वैल्यू क्या आ गई जी, 4 आ गई। तो ये था जी वो कितना सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। डेंसिटी पूछी थी, हमें डेंसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट पता था। और क्या किया जी, हमने वहां पे रेसिप्रोकल करके लिखा, उसकी वैल्यू 2 दी गई थी बीसीसी के लिए, और एफसीसी के लिए की वैल्यू दी गई थी जी 4। ठीक है जी। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन को कर दिया जी सॉल्व। और आंसर क्या आ गया जी, रेशो में हमारा 4 आंसर आ गया। आर्मस्ट्रॉन्ग से आर्मस्ट्रॉन्ग क्या हो गए जी, कैंसिल हो गए। और हमें पता है बीसीसी के लिए एन इफेक्टिव की वैल्यू 2, एफसीसी के लिए एन इफेक्टिव की वैल्यू 4, एससी के लिए या प्रिमिटिव जिसको हम बोलते हैं उसके लिए एन इफेक्टिव की वैल्यू क्या रहती है जी, 1 एटम पर यूनिट सेल रहती है। याद रखना बहुत 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 ज्यादा क्या है जी जरूरी। फटाफट कर लो इसको नोट, फटाफट नोट करिए इसको। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी पढ़ते हैं अब एक और आसान, ठीक है जी, और बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, नाम है जी डिफेक्ट्स। तो पढ़ते हैं जी डिफेक्ट्स के बारे में। डिफेक्ट्स, तो डिफेक्ट्स के बारे में क्या करने लगे हैं जी, हम स्टडी करने लगे हैं। अब डिफेक्ट्स को क्या करेंगे जी, अच्छी तरह समझेंगे कि ये जो डिफेक्ट्स हैं एक्चुअली में आते कहां से हैं और होता क्या है। ठीक है जी। तो डिफेक्ट्स कैसे आते हैं जी, मैं बता दूं कि अगर एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो क्रिस्टल है वो क्या रहता है जी, ऑर्गेनाइज्ड रहता है, रेगुलर उसकी शेप होती है, सब कुछ क्या रहता है जी, ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड। बट अब होता क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करते हैं जी, इंक्रीज करते हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं क्या होता है जी, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में क्या आ जाती है, डेविएशन आ जाती है। क्या आ जाती है जी, डेविएशन आ जाती है। ये जो डेविएशन है आगे, ये क्या करती है जी, प्रोड्यूस करती है किसको, हमारे डिफेक्ट्स को करती है जी प्रोड्यूस हमारे डिफेक्ट्स को। तो कुछ इस तरह से जो है डिफेक्ट्स का जन्म होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में। ठीक है जी। अब बात करें आगे, तो ये जो डिफेक्ट्स हैं इनको आगे कैटेगराइज किया गया है किसमें जी, चलो बात करते हैं। तो डिफेक्ट्स दो तरह में इनको क्या किया गया जी, कैटेगराइज्ड। और भी बड़ा तरह के होते हैं बट हमने क्या करना है जी, इंपॉर्टेंट वाले। तो एक का नाम है जी स्टोशियोमेट्रिक, एक का नाम है जी नॉन स्टोशियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोशियोमेट्रिक और स्टोशियोमेट्रिक। अब ये जो स्टोशियोमेट्रिक है ये भी आगे किसमें डिफेक्ट, ये भी आगे किसमें कैटेगराइज्ड है जी, दो कैटेगरीज में। नाम है जी फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है जी। और नॉन स्टोकियोमेट्रिक किसमें है जी, अंदर आगे दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और क्या है जी, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो ये है जी हमारा स्ट्रक्चर डिफेक्ट्स का। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या शुरू करेंगे जी, हम शॉर्टकी जो है हमारे उसके बारे में हम क्या करेंगे जी, पढ़ेंगे। पहले हम क्या करते हैं जी, फ्रैंकल डिफेक्ट्स पढ़ते हैं। तो दैट क्या होगा कि हमें शॉर्टकी को समझने में क्या रहेगी जी, आसानी रहेगी। ठीक है जी, दोनों में से कुछ भी शुरू कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले ऐसे लिखा है फ्रैंकल, इसलिए तो पहले फ्रैंकल से शुरू करते हैं। इसको फटाफट कीजिए नोट, फिर फ्रैंकल को करते हैं शुरू। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी शुरू करते हैं हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये आ गया जी फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है, इसके बारे में क्या करते हैं जी, अच्छी तरह स्टडी करते हैं। तो जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो क्या होता है जी, इसमें जो हमारा कैटाइन है जिसका क्या है जी छोटा साइज, वो क्या करता है जी, क्रिस्टल में से उठ के वो एक इंटरस्टेशियल साइट पे चला जाता है। तो क्या होता है देखते हैं जी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये येलो वाले क्या है जी, कैटाइंस है। क्या है जी, येलो वाले कैटाइंस। और जो यहाँ पे मैं
ग्रीन वाले यूज करूंगा। ये क्या है जी हमारे एनाइंस। तरह से क्या है जी हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। तो अब क्या होता है कि एक केटाइन जो है इंटरस्टिशियल साइट, मतलब के समझ लो यहां से जो है एक केटाइन गायब हो गया, एक केटाइन यहां से गायब हो गया और वो कहाँ आ गया जी, यहाँ पे कहीं पे। तो यहाँ पे छोटे साइज की वजह, छोटे साइज के होने के वजह से जो मैं पिंक से मार्क कर रहा हूँ वो यहाँ आ गया, समझ लो। तो कुछ इस तरह से जो हमारा रहता है, ये क्या रहता है जी हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट रहता है। इसमें क्या होना चाहिए जी, केटाइन का साइज जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है जी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इसमें जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहती है जी, मेंटेन रहती है। दूसरा, इसमें जो डेंसिटी है वो भी क्या रहती है जी, सेम रहती है। डेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहती है और क्या रहता है जी, डेंसिटी जो है वो क्या रहती है जी, सेम रहती है। जो आयोनिक सॉलिड्स हैं हमारे, जिनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्या है जी, आयोनिक सॉलिड्स जिनका क्या है जी, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है जी। वो क्या करते हैं जी, इस डिफेक्ट को शो कर सकते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट को वो क्या कर सकते हैं जी, शो कर सकते हैं। कैसा रहता है जी, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए किसके बीच, कैटाइंस और एनाइंस के बीच। क्या होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि लार्ज डिफरेंस होना चाहिए कैटाइंस एंड एनाइंस के बीच। तो ये जो कंडीशंस हैं इनसे क्या होता है जी, हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट जो है पिक्चर में आता है। ठीक है जी। बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या रहने वाले हैं जी, हमारे पास AgI, ZnS, AgI, ZnS, तुम जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं ZnS। ये क्या है जी, इस डिफेक्ट के क्या एग्जाम्पल्स हैं जी, AgI और ZnS। डेंसिटी इसमें सेम रहेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहेगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं किसकी, हमारे अगले डिफेक्ट की। नाम है जी शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या नाम है जी, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या रहता है जी, देखिए शॉर्ट की डिफेक्ट में इक्वल नंबर्स ऑफ केटाइन और एनाइन जो है क्रिस्टल से क्या हो जाते हैं जी, गायब हो जाते हैं। तो देखो जी कैसे इक्वल, पहले तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाले जो हैं ये मैं बड़े बना रहा हूँ, एनाइंस। ये बन गया। और ये जो पिंक से बना रहा हूँ ये क्या है जी, हमारे एनाइंस छोटे छोटे। कुछ इस तरह से क्या बन गया जी, हमारा स्ट्रक्चर बन गया। तो ये बन गया जी हमारा क्रिस्टल। अब क्या करना है जी, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस और एनाइंस को क्या कर देना है जी, गायब कर देना। तो देखो यहाँ पे समझ लो, मैं यहाँ से ये पिंक वाला जो है वो क्या कर रहा हूँ जी, गायब कर रहा हूँ। यहाँ से ऑरेंज वाला एक क्या कर देता हूँ जी, गायब कर देता हूँ। देखो क्या हो रहा है जी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पिंक वाला एक यहाँ से क्या हो चुका है जी, गायब हो चुका है। और यहाँ से क्या हो रहा है जी, एक ऑरेंज वाला जो है वो गायब हो चुका है। एक कैटाइन गायब हो गया और एक हमारे पास क्या हो गया जी, एनाइन गायब हो गया। तो उसको मैं वाइट से मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे था एक वाइट और यहाँ पे था एक छोटे वाला, ये दोनों क्या हो गए जी, ये और ये क्या है जी, हमारे कैटाइंस और एनाइंस जो किस में आते हैं जी, शॉर्ट की डिफेक्ट में। ठीक है जी। तो इसमें क्या रहता है जी, पहले तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहती है जी, मेंटेन्ड रहती है।
दूसरा यहाँ पे एक बात है कि डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है जी, डिक्रीज हो जाती है। तो ये है जी इसका मेन पॉइंट कि यहाँ पे जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है जी, डिक्रीज हो जाती है। और इसकी कंडीशन क्या रहती है कि हाई कंसंट्रेशन और स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। क्या रहता है जी इसकी कंडीशन में, सबसे पहले तो हाई कंसंट्रेशन रहती है और क्या रहता है जी, स्मॉल डिफरेंस रहता है किसके बीच, कैटाइंस एंड एनाइंस के, इनके किसके साइज में। तो ये है जी हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या है जी, शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है जी। अब बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो जो नमक है NaCl, या हम बात करें KCl, ये क्या है जी इसके एग्जाम्पल्स। ये आ गया जी क्या हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है जी। अब बात करें कुछ ऐसे क्वेश्चन की जो बहुत बच्चों ने नहीं सुना होता, कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल है ऐसा जो शॉर्टकी डिफेक्ट्स भी, उसके पास शॉर्टकी डिफेक्ट भी होता है और उसके पास क्या होता है जी, फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है। तो ऐसा कौन सा जो है स्ट्रक्चर जिसके पास शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों है, क्या आपको पता है? तो ये एक ट्रिक क्वेश्चन रहता है, ट्रिक क्वेश्चन आपको बता दूं। तो AgBr एक क्या है जी, एक लौता ऐसा जिसके पास बोथ फ्रैंकल डिफेक्ट भी रहता है और क्या रहता है जी हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है जी। फटाफट कीजिए नोट, आगे बढ़ते हैं, फिर हम नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी करते हैं। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी करते हैं जी क्या, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। क्या करते हैं जी, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट की पहली बात ये है कि कैटाइन एंड एनाइंस की जो रेशियो है वो क्या रहती, वो क्या होती है जी, चेंज हो जाती है, या फिर क्या हो जाती है जी, डिस्टर्ब हो जाती है। द रेशियो ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस इज डिस्टर्ब्ड। दूसरा क्या रहता है जी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसमें भी क्या रहती है जी, मेंटेन्ड रहती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहती है जी, चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज। अब नॉन स्टोशियोमेट्रिक को दो हिस्सों में क्या कर गया जी, बांटा गया है। एक का नाम क्या है जी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। एक का नाम क्या है जी, मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट्स। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। ठीक है जी। तो दो हिस्सों में इसको क्या गया जी, बांटा गया है। अब मेटल एक्सेस में, मेटल का मतलब है कि केटाइंस, तो मेटल एक्सेस में क्या होता है जी, केटाइंस हैं वो क्या हो जाते हैं जी, एक्सेस में आ जाते हैं, केटाइंस आर इन एक्सेस। तो इसलिए ऐसे डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं जी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। और मेटल डेफिशिएंट में क्या रहता है जी, केटाइंस क्या हो जाते हैं जी, डेफिशिएंट हो जाते हैं। केटाइंस क्या हो जाते हैं, डेफिशिएंट हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं जी, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। तो कुछ इस तरह से जो है हमारे नॉन स्टोशियोमेट्रिक जो हैं उनकी कंडीशंस क्या रहती हैं जी। ठीक है जी। तो बात रहती है कि ये जो है MED क्या है जी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, ये कैसे पॉसिबली हो सकते हैं। तो दो वेज से ये क्या हो सकते हैं जी, हो सकते हैं। या तो हो अगर ऐसा कि जो एनाइंस हैं, एनाइंस वो क्या हो जाएं जी, गायब हो जाएं। एनाइंस क्या हो जाएं, डिसअपीयर हो जाएं। अगर एनाइंस क्या हो जाएं, डिसअपीयर हो जाएं, तो केटाइंस की कंसंट्रेशन अपने आप क्या हो जाती है जी, बढ़ जाती है। या फिर क्या हो कि केटाइंस जो हैं वो क्या आ जाएं जी, इंटरस्टिशियल साइट्स पे, क्या आ जाएं, इंटरस्टिशियल साइट पे। तो ये दो तरीके हैं जिससे मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स को क्या कर सकते हैं जी, हम लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थी जी मेन कहानी डिफेक्ट्स की। स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक मैं आपको बता दूं कि हमने अभी तक क्या कर लिया है, उसके बारे में बता देता हूं जी आपको। सबसे पहले तो ये टेबल आज के लिए, आज के लेक्चर में टेबल को बहुत अच्छी तरह क्या करना जी, याद करना। एन इफेक्टिव SC के लिए 1, BCC के लिए 2, FCC के लिए 4। ठीक है जी। और ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस A√3/2A और A/√2 वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जांपल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
आगे चले थे और न्यूमेरिकल किया था, तो देखा किस तरह डेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया। डेंसिटी का फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, ध्यान रखना इसका। और फिर बात की हमने डिफेक्ट्स की कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, कि जैसे ही टेम्परेचर क्या करता है जी, बढ़ता है, तो क्या होता है जी, डेविएशन आ जाती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, जिससे क्या होता है जी, डिफेक्ट्स का क्या हो जाता है जी, जन्म हो जाता है। फिर बात की किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। एक होते हैं स्टोशियोमेट्रिक, एक होते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक, ठीक है जी। इसमें ये दो तरह के रहते हैं, एक फ्रैंकल और शॉर्ट की। वो क्या रहते हैं जी, मेटल एक्सेस, और क्या रहते हैं जी, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स, ठीक है जी। फिर हमने बात की फ्रैंकल डिफेक्ट की। इसमें क्या हो रहा था कि एक कैटाइन जो था वो इंटरस्टिशियल साइड पे चला गया था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही थी, डेंसिटी मेंटेन रही थी, ठीक है जी। और क्या था जी, जो हमारे आयनिक सॉलिड्स हैं जिनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो इसको क्या करते हैं जी, शो करते हैं। AgI और ZnS उसके क्या थे, एग्जाम्पल्स थे। फिर हमने बात की हमारे शॉर्ट की डिफेक्ट की, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस और एनाइंस जो थे क्रिस्टल स्ट्रक्चर से क्या हो गए थे जी, गायब हो गए थे। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन थी, बट डेंसिटी क्या हो गई थी जी, डिक्रीज हो गई। डेंसिटी क्या हो गई थी जी, डिक्रीज हो गई थी। हाई कंसंट्रेशन थी और स्मॉल डिफरेंस था कैटाइन और एनाइन के साइज के बीच, ठीक है जी। फिर हमने ट्रिक की AgI, AgBr जो है इकलौता ही ऐसा है जो दोनों डिफेक्ट्स शो करता है, ठीक है जी। फिर हमने बात की मेटल नॉन स्टोकियोमेट्रिक इफेक्ट्स में मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स के बारे में, जिसमें क्या था जी, कैटाइंस थे, और दूसरी साइड क्या था जी, हमारे कैटाइंस वहां पे एक्सेस में थे, और यहाँ पे क्या था जी, कैटाइंस जो थे वो डेफिशिएंसी में थे, ठीक है जी। और इसमें भी क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेंज नहीं होती, और क्या होता है जी, कि जो हमारी कैटाइंस और एनाइंस की रेशियो है वो क्या हो जाती है जी, बदल जाती। फिर हमने चर्चा की थी इसके बारे में, नाम है जी मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। दो तरह से हो सकते थे, एक एनाइन अगर डिसअपीयर हो जाए, और कैटाइन या फिर कहाँ आ जाए जी, इंटरस्टिशियल साइट पे, क्या जी। तो ये वाला जो पार्ट हमारा रहता है वो रहता है जी हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में रहता है, ठीक है जी। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को किया, और फ्रेंच मैथमेटिशियन को भी याद किया, नाम था ब्रेविस, ब्रेविस लैटिस जिनका नाम था, ठीक है जी। ब्रेविस लैटिस को अच्छी तरह करना, मिलर इंडाइसिस को अच्छी तरह करना, वो क्या था जी, रेसिप्रोकल था इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन्स का, है ना, ठीक है जी। तो बहुत अच्छी तरह क्या करना जी, इन सब कंसेप्ट को प्रैक्टिस करना, डेंसिटी के फॉर्मूले को अच्छी तरह लिखना, ठीक है जी। आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।